तो आपकी इजाज़त से मैं शुरू करना चाहता हूँ। जी नाज़रीन आदाब। मैं आदाब। गालिबी सरूर की जानिब से आज की महफिल किस्सा खानी में तमाम नाज़रीन और लाइव प्रोग्राम में शामिल नीज़ आसिफ नकवी साहब, आरिफ नकवी साहब, नाहिद साहिबा और अज़रा नकवी साहब का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, हम सब ड्रामा ग्रुप गालिबी सरूर का क़याम बेगम आबदा अहमद साहिबा की सरपरस्ती में 1974 में अमल में आया था। उस वक्त से आज तक इसके तहत 100 से ज्यादा यादगार ड्रामे पेश किए जा चुके हैं, जिनको अदबी व सकाफती दुनिया में पज़ीराई हासिल हुई। नाजरीन, हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब सरूर के ज़ेरे तमाम महफिल किस्सा खानी के तहत क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आखिर शब के हम सफ़र की पहली किस्त 1 फरवरी 2023 को पेश की गई थी। आज महफिल किस्सा खानी की 7वीं किस्त पेश की जाएगी। 15 फरवरी को महफिल किस्सा खानी की आखिरी किस्त पेश की जाएगी। नाजरीन, मरखा 20-21 जून को हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब सरूर के कैंपस में 2 रोज़ा स्ट्रीट प्ले का इनकाद किया जाएगा, जिसमें माता सुंदरी कॉलेज, AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का थिएटर ग्रुप वगैरह इस स्ट्रीट प्ले में हिस्सा लेंगे, जिनको पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लाने वाले ग्रुप्स को जो है इनामात से नवाजा जाएगा। अब मेरी दरख्वास्त है प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब से, अजरा नकवी साहिबा से, नाहिद साहिबा से कि आज की इस महफिल का आगाज किया जाए। जी अच्छा, मैं शुरू करती हूँ। श्रीमती राधिका सान्याल। डियरेस्ट दीपाली, मैं तुमसे दिली माफी चाहती हूँ। अगस्त की इस तूफानी रात अपनी मुहिम पर जाने से पहले तुम्हारे घर आकर मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था, मगर हम सब एक जबरदस्त कौमी क्राइसिस से गुजरे हैं और इतनी कुर्बानियां दे के महमूद दा मेरी आंखों के सामने गोली का निशाना बने। ज्योति दा को पुलिस ने इतना मारा कि उन्होंने हवालात में ही दम तोड़ दिया। जब हमारे साथियों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, मैं बिल्कुल निहत्थी थी और सिर्फ जुलूस की क़यादत कर रही थी। इसी वजह से मेरे ऊपर कोई फर्द जुर्म फौजदारी की नहीं आयद की जा सकती। जब हमारे साथियों ने थाने पर गोले फेंके, पुलिस ने फौरन गोली चला दी, हुजूम पर अश्कावर गैस छोड़ी और लाठी चार्ज किया। जब मुझे होश आया तो मेरी बाईं टांग में सख्त तकलीफ थी और मैं हथकड़ी पहने जनाना हवालात के फर्श पर पड़ी थी और बाहर शाम हो चुकी थी, बिल्कुल सन्नाटा। कुछ देर बाद सिपाही अंदर आके मुझे पुलिस की लॉरी में बिठाकर जेल ले गए और जनाना वार्ड में डाल दिया, जहां मच्छर ही मच्छर थे। एक लालटेन मेरे पास रख दी गई, बाहर खट से ताला। जब मैं जोर जोर से कराहने लगी तो एक बुढ़िया वार्डर अंदर आई और बड़बड़ाती हुई फिर बाहर निकल गई। चंद मिनट बाद जेलर आया, उसने एक गंदा सा स्ट्रेचर मंगवाया, फिर पुलिस की लॉरी में लादा गया। 2 मुसल्लह सिपाही मेरे साथ बैठे। लॉरी लॉरी हिचकोले खाती अंधेरे शहर में से गुजरती सिविल अस्पताल पहुंची। मुझे उतारकर जनाना जनरल वार्ड के मैले से लोहे के पलंग पर डाल दिया गया। इस तरह हथकड़ियों समेत वार्ड में मुझे देखकर हंगामा सा हो गया। एक बूढ़ी औरत जोर जोर से बैन करने लगी। उसका एक लड़का भी चंद रोज कबल आंदोलन में शहीद हो गया था। खैर, डॉक्टर आया, मेरी मरहम पट्टी हुई, खाना खिलाया गया। सिपाही दरवाजे पर पहरे पर बैठ गए। 3 दिन तक जनरल वार्ड में रही। मरीज औरतें हमदर्दी से हर वक्त मेरे पास घिरी रहती। चुनाचा हुक्काम ने मेरा पलंग एक खाली कमरे में मुंतकिल कर दिया। खुशकिस्मती से मेरी टांग की हड्डी पर जर्द नहीं आई थी। सर में अलबत्ता ज्यादा चोट लगी थी। अस्पताल के डॉक्टर से की तवज्जो से मेरा इलाज करते रहे। अस्पताल के डॉक्टर तवज्जो से मेरा इलाज करते रहे। रात को जनरल वार्ड की औरतें सिपाहियों की नजरें बचाकर मुझे फल और मिठाइयां दे जाती और हर तरह मेरी खिदमत को तैयार रहती। और मैं सोचती कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरी बेबस कौम के अफराद मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। तब एक रोज सुबह सुबह कमरे में एक मेम साहब दाखिल हुई। सराह ने आकर मेरे ऊपर झुकी और आहिस्ता से कहा, रोजी। अधेड़ उम्र की खातून, छोटा सा जूड़ा बांधे, भूरे बाल, भूरे रंग का फ्रॉक, पाँव में भद्दे बूट, ये मिस एलिस बार्लो थी और उनके देखते ही बाहर बैठे सिपाहियों ने उन्हें फौरन अंदर आने दिया। मिस बार्लो,
चार्ल्स बार्लो की बड़ी बहन है, मिशनरी। उन्होंने नरमी से बताया कि मेरे पापा परेशान हाल मिस्टर बार्लो के पास पहुंचे थे और मिस्टर बार्लो ने फौरन पबना के अंग्रेज पादरी को ट्रंकॉल किया था, जिसके जिसके यहाँ मिस बार्लो गारद हिल्स से आई हुई थी। मैं चुपचाप लेटी इस अजीबोगरीब सिचुएशन की तफसील सुना। मिस बार्लो ने स्टूल पर बैठकर मुझे समझाना बुझाना शुरू किया, जीसस के रहमो करम की तबलीग की और कहा कि वो अपनी गुमशुदा भेड़ों की वापसी का मुंतजिर है और ये कि अगर मैं माफीनामे पर दस्तखत कर दूं तो मुझे फौरन रिहा कर दिया जाएगा और पबना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरकारी हिफाजत में मुझे ढाके पहुंचा देंगे। पबना के डीएम मिस्टर प्रफुल्ल सेन गुप्ता है। मैंने साफ इनकार कर दिया। मिस बार्लो उठकर चली गई। दूसरी रोज सुबह फिर आई, केक, फल, बिस्किट, चाय का फ्लास्क उठाए, चपरासी साथ। ये मेरी नई शान शौकत देखकर अस्पताल के अमले और पहरे के सिपाही बहुत मरूब हुए और उनका रवैया बदल गया। मिस बार्लो ने मुझे फिर इसी नरमी से लेक्चर पिलाना शुरू किया, गोया मैं कोई कम अक्ल नागा कबायली हूँ। मैंने उनसे कहा कि वो अपना वक्त जाया कर रही हैं। वो मायूस होकर चली गई। इस रात जनाना जनरल वार्ड की एक मरीज लड़की खदीजा चुपके से मेरे पास आई। उसका बाप कचहरी का मामूली एहलकार था और कहने लगी, दीदी, हम सब औरतें बराबर आपकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन आपने अगर माफीनामे पर दस्तखत कर दिए तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। मैंने उससे कहा, खदीजा, तुम सब इत्मीनान रखो, मैं हरगिज माफी नहीं मांगूंगी। इसी वक्त बाहर पहरे के सिपाही ने डंडा बजाया और वो चुपके से खिसक गई। एलिस बार्लो तीसरे रोज शाम को आई। अब के से एक बंगाली अफसर उनके साथ थे। उन्होंने तारुफ कराया, मिस्टर सेन गुप्ता के असिस्टेंट मिस्टर रवि कुमार सान्याल, ये तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर सान्याल ने भी मिस बार्लो के अल्फाज दोहराए, माफीनामे पर दस्तखत कर दीजिए। मैंने दूसरी तरफ करवट करवट बदल ली। मिस्टर सान्याल ने कहा, मैं कल माफीनामा लेकर आऊंगा, कल तक अच्छी तरह सोच लीजिए। एलिस बार्लो को शायद उम्मीद हो चली थी कि मैं नर्म पड़ जाऊंगी। चंद मिनट बाद वो और मिस्टर सान्याल वापस चले गए। चौथे रोज सुबह सुबह मिस्टर सान्याल फिर मौजूद हुए, लेकिन उनके हमरा मिस बार्लो के बजाय उन्हीं के हमशक्ल एक और साहब थे। उन्होंने कहा, ये उनके कजन बसंत कुमार सान्याल है, कलकत्ते के एडवोकेट और जर्नलिस्ट। कशरवी के मार्के के बाद के हालात कवर करने के लिए कलकत्ते से आए हुए हैं और मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने जरा हैरत से सोचा कि एक सरकारी अफसर इस किस्म के इंटरव्यू की इजाजत किस तरह दे रहा है, मगर ये आंदोलन का अब नॉर्मल जमाना था, हर चीज मुमकिन थी। कुछ पता नहीं कौन हमारा साथी है, कौन दुश्मन। रवि कुमार सान्याल मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर बसंत कुमार सान्याल अब तक बुत की तरह बैठे मुझे तके जा रहे थे। मैं एकदम घबरा गई। मेरा हुलिया भी क्या रहा होगा। इस वक्त माथे पर पट्टी बंधी, सर झाड़, मुंह पहाड़, जैसे बरसों की रोगी, 7-8 दिन से आईना तक नहीं देखा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। ये इंटरव्यू की क्या तुक है और मैं कौन सी इतनी बड़ी कौमी हीरोइन हूँ। मेरी जैसी अनगिनत लड़कियों ने कहीं ज्यादा बहुत बहादुरी से यह आंदोलन चलाया है। मैं तो पुलिस की एक लाठी से ही चकरा कर गिर पड़ी। खैर, तो बसंत कुमार सान्याल ने मुझसे चंद आम से सवालात किए, कहाँ पढ़ा है, तहरीक में कब से हूँ, वगैरह वगैरह। उसके बाद वो एकदम उठ खड़े हुए और नमस्कार करके दोनों बाहर चले गए। मैंने चूंकि माफी मांगने से कतई इनकार कर दिया था और मेरी टांग और सर के जख्म ठीक हो चुके थे, इसलिए 10 रोज बाद मुझे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस गाड़ी में सवार कर दिया गया और दोबारा जेल पहुंचा दिया गया। उस रोज रात भर जनाना वार्ड में जगह रहा। मरीज लड़कियां चुपके चुपके काजी नजरुल इस्लाम के गीत अलापती रही। सुबह को जब मैं अपने कमरे से निकल कर जा रही थी तो बहुत सारी मरीज औरतें बरामदे में खड़ी रो रही थी। उन सबको मालूम था कि अगर हद गोले फेंकने का जुर्म मुझ पर साबित हो गया तो उम्र कैद हो सकती है। जो औरतें पलंग से न उठ सकती थी वो भी नर्सों के चिल्लाने की परवाह किए बगैर खिसकती खिसकती वार्ड के दरवाजे पर आ गई थी। चनाचर मैं डिस्ट्रिक्ट जेल के जनाना वार्ड में पहुंचा दी गई। कोठरी में पहुंचकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अब वाकई कैदी हूँ। शाम की
शाम को मुलाकात के वक्त बसंत कुमार सान्याला पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं कतई फिक्र न करूं, उनके बड़े भाई कलकत्ता के नामवर बैरिस्टर हैं, अगर मुझ पर मुकदमा चला तो वो पैरवी करेंगे। मैंने कहा, आप मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? वो एकदम हंसने लगे। किस्सा मुख्तसर करती हूँ दीपाली। बसंत कुमार सान्याल रोजाना शाम को जेल आकर मुझे कानूनी सूरत हाल से बाखबर करते रहे। अशरफी के मार्के के बाद हम 45 लोगों को बगैर मुकदमा चलाए जेल में रखा गया था। संध्या और दूसरी लड़कियां कश्तिया जेल भेजी जा चुकी थी। अब दीपाली गौर से सुनो। मुझे ये इंकशाफ हुआ कि बसंत कुमार मुझे बेहद पसंद करने लगे हैं। इसी वजह से वो जो सिर्फ 2 रोज के लिए पबना आए थे, आज 1 महीने से यहाँ डटे हुए थे। ये सही था कि वो कौमी नाते मेरी मदद करना चाहते थे, मगर और भी तो इतनी लड़कियां जेलों में भर दी गई थी, सिर्फ मेरी ही मदद क्यों? इसके जवाब में उन्होंने कहा था, उन सब लड़कियों के घर वाले इनके लिए दौड़ धूप करेंगे, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं उनको पापा के मुताल्लिक बता चुकी थी, मगर मुझे लगता है ये भी गप है। दरअसल उनको मुझसे इश्क हो गया है। लव एट फर्स्ट साइट गप नहीं। एक रोज वो खुश खुश आए और कहने लगे, मुझे 10,000 की जमानत पर रिहा किया जा सकता है। मेरी इतनी भारी जमानत कौन देगा? मैंने कहा, इसके मुतालिक सोचना ही बेकार है। दरअसल दीपाली, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था कि एक नामालूम मुद्दत तक जेल में पड़ी रहूंगी और पापा मेरे गम में रोते रोते अंधे हो जाएंगे या मर जाएंगे। एलिस बार्लो अस्पताल के बाद एक मर्तबा जेल भी आई थी, मगर मेरे इरादे की मजबूती का अंदाजा लगाकर दोबारा ना आई। गार्डन हिल्स वापस चली गई। दूसरी सुबह दरवाजा खुला। जेलर ने अंदर आकर कहा कि आपको रिहा किया जाता है, जमानत मिस्टर बसंत कुमार सान्याल ने दी है। मैं बिल्कुल भौचक्की रह गई। जेल के फाटक पर बसंत कुमार अपने भाई बाबज, रब्बी और रंजना सान्याल के साथ मोटर लिए मुंतजिर थे। मुझे अपने साथ घर ले गए। रवि रवि कुमार सान्याल की कोठी सिविल लाइन में थी। वहां पहुंचकर वो दीपाली, मुझे ऐसा लगा, अजीब सा लगा। जनाना जेल और अस्पताल के जनाना जनरल वार्ड के भयानक अफसरदा माहौल के बाद ये दूसरी दुनिया मालूम हुई। मैंने सोचा, मैं खुशकिस्मत हूँ मैं जो अक्सर लिली कॉटेज की महदूद सी जिंदगी से शाकी रहा करती थी। मैंने देखा कि इस दुनिया में बेशतर इंसान कितनी तकलीफों में जिंदा रहते हैं, कैसी कैसी जिल्लतें और अजियतें उठाते हैं। मुझे वो सब जनाना जनरल वार्ड की गरीब मैली कुचैली लेकिन बाहिम्मत औरतें याद आईं, और मुझे पता चला कि हमारी जनता, हमारी औरतें वाकई कितनी बहादुर हैं, कैसी बहादुरी से जिंदा रहती हैं और कैसी बहादुरी से मरती हैं। इतने दिनों बाद मुझे अच्छे गुसल खाने में अच्छी तरह इतने दिनों बाद अच्छे से गुसल खाने में अच्छी तरह नहाई, साफ साड़ी पहनी, मेज पर बैठकर खाना खाया और बराबर ये एहसास रहा कि करोड़ों इंसानों की जिंदगी की ये बुनियादी आसाइशें जो मैसर हैं, ये एहसास मुझे सचमुच पहली बार हुआ। शाम को हम तीनों बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। बसंत कुमार ने मुझसे कहा, कल रवानगी है, सामान बांध लो। मेरे पास सामान ही क्या था? जो साड़ी पहनकर मुहिम पर गई थी वो खून में तरबतर हो चुकी थी। अस्पताल में उन्होंने एक भद्दा सा रोब पहनने को दे दिया था और मुझे वो रोब बहुत चुभता था। बेचारी खदीजा ने मुझे अपनी एक साड़ी और ब्लाउज और पेटीकोट पहनने को दिया था। रोजाना वो अपनी एक साड़ी धोकर सुखाकर मुझे पहनने को देती। वो खुद बहुत गरीब लड़की थी, एक मुसलमान चपरासी की बेटी। दूसरी औरतों ने भी मुझे अपनी साड़ियां पहनने को दी। ये सब मुफ्लिस औरतें दीपाली, सामान मेरे पास कहाँ है? मैंने कहा। वो हंस पड़े और कहने लगे, बिल्कुल आदतन मुंह से निकल गया था। मैं रोजी को कल बाजार ले जाऊंगी, रंजना बोली। यहाँ के बाजार में क्या रखा है? जब वो कलकत्ता पहुंचेगी तो बसंत बाबू ने कहना शुरू किया। कलकत्ता क्यों? मैंने उनकी बात काटी। कलकत्ते इसलिए कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, बसंत बाबू ने जवाब दिया। अब इसे विमेन्स मैगजीन, रोमांस, तूफानी मोहब्बत, सिंड्रेला स्टोरी वगैरह वगैरह क्या कहते हैं, अपना तजुर्बा तो बहरहाल ये बताता है कि इस तरह के वाकयात जिंदगी में यकीनन ज़हूर पजीर होते हैं। मैंने पापा का गैज़ो गजब, ये अनोखी पुरखतर सूरत, हर चीज नजरअंदाज कर दी। सिविल मैरिज के लिए अदालत जाना पड़ा और नए किस्से उठ खड़े होते। चनाचा दूसरे रोज रात को चुपके से पंडित को बुलाया गया। टिपिकल मोटा ताजा ब्राह्मण। ड्राइंग रूम में फेरे पड़े, बाकायदा मेरा नाम राधिका रखा गया।
बसंत ने मुझे बताया कि बंगाली वैष्णो मत में हर मर्द कृष्ण और हर औरत राधा का तस्वुर है। लवली आइडिया। मजहब वसब सब मेरे लिए बेमानी बात है। चर्च का पादरी चंद अल्फाज दोहरा देता, पंडित ने भी इसी तरह मुझे कुछ मम्बो जम्बो कह दिया। असल चीज मोहब्बत है। 3 रोज बाद हम कलकत्ते आ गए। बसंत की कोठी बालीगंज में है। बेहद आला खानदान। उनके बाबा कलकत्ते के मशहूर सर्जन हैं। बड़े भाई बैरिस्टर। बसंत की भाभी भी डॉक्टर है। मेरी नन ब्रूबोर्न कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर है। बड़ा रोशन ख्याल और कल्चर्ड खानदान है। मेरे ससुर और जेठ ने, जो बड़े जोशीले कॉम्परस्त हैं, फख्र से मेरा स्वागत किया। लेकिन सास और कुनबे की दूसरी बड़ी बूढ़ियां इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि बहरहाल मैं ईसाई हूँ और एक गुमनाम गरीब पादरी की लड़की। मगर ये लोग इतनी शाइस्ता हैं कि अपने किसी रवैये से अपनी नाखुशी का इजहार नहीं करती। और उन्हें ये भी मालूम है कि बसंत कुमार मुझे कितना चाहते हैं। ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड खानदान है, उमराई के खानदान जैसा। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मेरी सास और दूसरी बूढ़ी औरतें मेरे बर्ताव से खुश हो जाएंगी। हमारी कोठी सर परितोष राय के बेटे की कोठी के पड़ोस में ही है। मेरे जेठ और बसंत की मिस्टर राय से बहुत दोस्ती है। चुनाचे दीपाली, अब मैं जहां आरा और उमा राय वाले इस ऊंचे तबके में शामिल हो चुकी हूँ, जिस पर मुझे अपनी एहसास कमतरी की वजह से इतना रश आया करता था। ये सब बातें मैं इस सच्चाई से तुमको लिख रही हूँ, किसी और को नहीं लिख सकती। सान्याल बहुत दौलतमंद खानदान है और दीपाली मेरी सारी उम्र उसरत में कटी है। अब खुश हूं कि आसाइश और आराम की जिंदगी गुजार दूं। रुपए की कदर उसी को होती है जिसने हमेशा तंगी और तुर्शी में बसर की हो। हमारी लिली कॉटेज की जिंदगी तुम्हें याद है? पापा अक्सर असरार रब्बानी की बात किया करते थे। और जरा सोचो तो, मुझे बसंत किस जरिए से मिले? अपने पुराने दुश्मन चार्ल्स बार्लो के जरिए। अगर चार्ल्स बार्लो अपनी बड़ी बहन को ट्रंक कॉल ना करता और मुझसे मिलने ना आती, वो अपने साथ रवि बाबू को लेकर आई और रवि बाबू के साथ बसंत कुमार आए। पापा जाहिर है कि हिंदू शादी से करने की वजह से मुझे कतई माफ नहीं करेंगे। मैंने भी एक के बाद एक उनको कितने अजीम सदमे पहुंचाए हैं। कलकत्ते पहुंचते ही मैंने और बसंत ने इकट्ठे पापा को खत लिखा और उनसे एक उनकी ब्लेसिंग की दरख्वास्त की। आज सुबह उनकी चंद सत्रों में जवाब आया है। लिखा है कि वो खुदाबंद के शुक्रगुजार हैं कि मैं जिंदा बच गई और खैरियत से हूँ। मगर मैंने यीशु का दामन छोड़कर एक बुत परस्त काफिर से शादी कर ली। इस वजह से वो उम्र भर मेरी शक्ल न देखेंगे। लिली कॉटेज के दरवाजे मेरे ऊपर हमेशा के लिए बंद है, और ये कि मेरी रूहानी निजात और बख्शिश के लिए बराबर दुआ करते रहेंगे। अब खत्म करती हूँ दीपाली, बहुत लंबा खत हो गया। ड्राइंग रूम में लंच का घंटा बज चुका है। अब भागूं, ससुराल का मामला है भाई। पीएस बसंत ने तुमको बहुत बहुत सलाम कहा है और तुमसे मिलने के मुश्ताक हैं। अब जल्दी से हमारे पास कलकत्ता आओ। तुम्हारी राधिका रोजी सान्याल, बालीगंज कलकत्ता, 8 अक्टूबर 1942। डॉक्टर बनोई चंद सरकार। बहुतारनी देवी ने खाने के कमरे की खिड़की में से झांक कर देखा। काले रंग की लंबी मोटर फाटक पर खड़ी थी। ये मिस साहब कल भी आई थी। बनोए घर पर नहीं था, बाहर से बाहर चली गई। आज फिर आई बैठी है। बहुतारनी देवी ने बैठक खाने के दरवाजे पर जाकर पर्दे के पीछे से नजर डाली। खातून को तेवरी पर बल डालकर गौर से देखा और खड़ावे पहने खटखट करती रसोई की तरफ चली गई। तो उन्होंने जाकर डॉक्टर सरकार को उनकी आमद की इत्तला दी। अच्छा, बिठाओ, मैं आता हूँ। मरीज उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर सरकार ने चिलमची में हाथ धोए और तौलिया से कलाइयां पोंछते बैठक खाने में आए। इस वक्त मेहमान बीबी मिसेस सरकार मरहुमा की तस्वीर को गौर से देख रही थी। नमस्कार उमा देवी। नमस्कार बनोए बाबू, उन्होंने चौंक कर कहा। दीपाली तो बोलपुर जा चुकी है, मुझे मालूम है। वो मुस्कुराई, शीरी मुस्कुराहट। डॉक्टर सोफे पर चुप के बैठे रहे। बड़ी अजीब बात है, शबानी के मरने के बाद से आज तक इस घर में, इस कमरे में दीपाली या भुगतानी देवी के अलावा किसी औरत के कदम आए ही नहीं थे। उमा रॉय ने बातें शुरू की। सोशल स्मॉल टॉक।
टोनू अंदर से सलहटी बेद की कश्ती में चाय लेकर आया। भूतानी देवी ने बाकायदा चांदी का सेट मुकफ्फल अलमारी से निकालकर नई प्यालियों के साथ चाय भेजी थी। उम्दा ट्रे क्लॉथ। जल्दी भी टिकोजी का गिलाफ तब्दील करना अलबत्ता भूल गई थी। दीपाली तो इसी इतवार को बोलपुर गई है। अगर आप जब आ गई होती तो उससे मुलाकात हो जाती। क्यों बनोए बाबू, क्या मैं आपसे मुलाकात करने नहीं आ सकती? बनोए बाबू झेप गए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो जरा सेल्फ कॉन्शियस होकर मेज पर उंगलियां बजाने लगी। शबानी के मरने के बाद से उन्हें खवातीन से गैर जरूरी स्मॉल टॉक करने की आदत ही नहीं रही थी। हुमा ने उन पर एक महजूज नजर डालकर दिनेश चंद्र आंजहानी के पोर्ट्रेट को देखा। वाकई दोनों भाइयों में बड़ी गहरी मुशाबिहत थी। बनोए बाबू भी खासे दिलकश थे, यह आज गौर से देखने पर पता चला। दीपाली ने उस रोज पहले रोज वुडलैंड के मॉर्निंग रूम में उनके मुतालिक गलत नहीं कहा था कि बनोए बाबू वाकई बहुत जाजिब नजर थे। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ी हुई। बनोए बाबू उनको पहुंचाने के लिए फाटक तक गए। वापस आकर फिर मतलब में जा बैठे। चंद रोज बाद उमा फिर चंद्रकुंज आई। ये इतवार का रोज था। कोई 15-20 मिनट मतलब में बैठी और कहा कल शाम आऊंगी। दूसरी शाम वो देर तक दिनेश चंद्र आन-जहानी की बातें करती रही, जिनकी वो अकीदतमंद और परस्तार थी। मगर शबानी का तिस्करा छिड़ा। डॉक्टर सरकार मरहुमा शबानी के मुताल्लिक किसी से बात नहीं करते थे। वो इनके नेहा खाने दिल का एक ऐसा अनमोल खजाना था, किसी दूसरे से उसका जिक्र करना ही उसकी तौहीन सी थी। मगर उमा ने ऐसे खुलूस और मोहब्बत से शबानी के मुतालिक पूछा कि वो बेख्तियार उसका तस्करा करने लगे। उस औरत के उस औरत को वो अपना हमराज बना सकते थे। ये औरत शायद जानती थी कि मर्द मर्द दरअसल कितना हेल्पलेस होता है, और हर औरत में शायद अपनी माँ को ढूंढता ढूंढता है। अब वो शाम के वक्त उमा का इंतजार सा करने लगे। तीनों लड़के उसको खेलने के लिए बाहर चले जाते थे, वरना अपने बाबा को बरामदे में जरा उलझन के साथ टहलता देखकर न जाने क्या समझते। मगर बहुतारनी देवी उनको बख्शने वाली न थी। वो तो ऐसे किसी मौके के लिए बरसों से उधार खाए बैठी थी। एक रोज उन्होंने बनु बाबू से कहा, सर परितोष की विलायत पलट लड़की मेरे चांद से भैया पर लट्टू हो गई है। अब उसे ज्यादा दुबदे में न रखो। बुढ़िया हुई जा रही है, लाखों का जहेज लाएगी, क्यों खोखा? जी जी। मनोज बाबू ने यकलख बेहद झुंझला कर कहा, आइंदा ऐसी दिलचस्प हिमाकत की बात न कहना। वो होठ पिचकाकर मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ चली गई। मगर मगर कहाँ मानने वाली थी। दूसरी शाम जब उमा देवी आई, बहुतारनी देवी ने छपाक से अंदर पहुंचकर पान पेश किया। उमा देवी खिड़की के पास बैठी डॉक्टर सरकार का वो जाती एल्बम देख रही थी, जिसमें उनके लड़कपन, कॉलेज के जमाने, सियासी दौर, शादी और हनीमून की तस्वीरें थी। उनकी फरमाइश और इसरार पर बनोए बाबू ने फौरन ये एल्बम लाकर उनको दे दिया था। खुद किसी काम से अपने मदद की तरफ चले गए थे। उमा उमा की भूतानी देवी से अब तक मुलाकात नहीं हुई थी। वो उनसे भी बहुत घुल मिलकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद बड़ी बी ने फट से कहा, है तुम ब्याह कब करोगी बेटा? इस लम्हे डॉक्टर सरकार कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने इंतहाई कोफ्त और नदामत से बड़ी बहन को देखा। दीदी। उमा भी साफ झेप गई, लेकिन भूतानी देवी ने इत्मीनान से जवाब दिया, क्यों? तुम्हें तो अपनी बेटी तक की शादी की फिक्र नहीं, तुमको इन मामलात से क्या गलत? जाओ तुम बाहर जाकर अपने फकीर मरीजों का टेम्परेचर लेते रहो। उमा देवी सर झुकाकर झुकाकर मुस्कुराने लगी। इस हैंडसम शर्मीले तारिक दुनिया डॉक्टर से हल्का हल्का फ्लर्ट करने में मत लुत्फ आ रहा था। बड़ी भी ने लेट गए बेचारे को बिल्कुल ही शर्म से लाल भगोका कर दिया। भूतानी देवी उठी और फातिहाना अंदाज से कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। आप दीदी की हिमाकत का बुरा ना मानिएगा उमा देवी। कतई नहीं। मैं पुरानी नस्ल की खवातीन को क्या जानती नहीं हूँ? उन्होंने शगुफ्तगी से कहा जवाब दिया। लेकिन उसी रात जब सब सो गए, तो बहुतारनी देवी ने सराहने की कार्नस से कलम दवात उतारा, बच्चों के कमरे में दबे पाँव गई और फुक्कू की कॉपी बुक में से चंद सादे कागजात फाड़े और कमरे में आकर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठी और भतीजी को खत लिखना शुरू किया। एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता हरूफ बनाकर उन्होंने लिखा, बेटी, भगवती माता ने मेरी बरसों की प्रार्थना सुन ली। शायद तुम्हारे बाप का घर बस जाए। उमा देवी के आने की तफसील। उमा देवी की मोहब्बत और खुलूस। कितने बड़े बाप की बेटी, गुरूर नाम को नहीं, खोका को पसंद करने लगी हैं। खोका भी औरत के मामले में मैं समझती हूँ अब जाके शायद नरम दिल पड़ा है।
ये रिश्ता मुझे लगता है बहुत मुबारक साबित होगा। होगा के और तुम सबके दिन बदल जाएंगे। अब तुम ही सोचो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, माँ से प्रार्थना है कि तुमको कोई डिप्टी मजिस्ट्रेट मिले, रानी बन के रहो। तुम मेरी बच्ची बहुत मुसीबतें भेज चुकी हो। लड़के कॉलेज चले जाएंगे, रह गई मैं, किसी रोज भी मेरी आंख बंद हो गई तो ये, तो मेरे खोखू का पुरसाने हाल कौन होगा। तो बेटी खुश हो जाओ कि उमा जैसी अमीर और समझदार माँ मिलेगी। बाकी इस खत का खोखा से जिक्र ना करना। मैंने तुम्हें बड़े राज से, मैं तुम्हें बहुत राज से खत लिख रही हूँ, तुम्हारी पुत्री भक्तारनी देवी। डॉक्टर सरकार एक मरीज मित्रा बाबू सरपरी, डॉक्टर सरकार के एक मरीज मित्रा बाबू सरपरितोष राय के मौक्कल थे। वो अक्सर मतलब आते रहते थे, ज्यादातर अड्डे की खातिर। उन्होंने कई बार सरपरितोष राय की कार बाहर देखी और उमा देवी को आते जाते देखा। उनको ये भी मालूम था कि दीपाली घर पर मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने जरा गुरेज कर बनोई बाबू से पूछा कि आजकल उमा देवी इनसे अपने दर्द सर का इलाज करवा रही है। बनोई बाबू साफ को और भोले आदमी थे, कहने लगे नहीं, ऐसे ही मिलने चली आती हैं। मित्रा बाबू ने फौरन घर जाकर अपनी बीवी को यह किस्सा सुनाया। मिसेस मित्रा और दूसरे दूसरे ही रोज वुडलैंड पहुंची। लेडी राय पिछले बरामदे में बैठी सुबह की कॉफी पी रही थी और स्टेटमेंट पढ़ रही जाती थी। जब मिसेस मित्रा सहज सहज चलती आकर नजदीक की कुर्सी पर बैठ गई और नमस्कार किया। ओ हेलो अरुंधति। लेडी राय ने मुस्कुराकर अखबार रख दिया और उनके लिए कॉफी बनाने लगी। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद मिसेस मित्रा इस खूबसूरती और फनकारी से, जो इस किस्म के मामलात में सिर्फ खवातीन का हिस्सा है, असल मकसद की तरफ आई। उमा की तबीयत कैसी है? उन्होंने कॉफी का घूंट भरते हुए दरियाफ्त किया। तो बिल्कुल ठीक है। आप तो जानती हैं वो हमेशा से कितनी दूध रंज और चिड़चिड़ी रही है। लेडी रॉय ने जवाब दिया। जब ही तो मैंने पूछा। नहीं, अब तो शुक्र है, कुछ दिनों से काफी शगुफ्ता नजर आ रही है। ये भी हमेशा मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर सरकार का इलाज बिल्कुल जादू का असर रखता है। डॉक्टर सरकार? ये भी डॉक्टर सरकार ने अपने ये भी डॉक्टर सरकार से अपने दमे का इलाज करवा रहे हैं, बहुत तारीफ करते हैं। उन्होंने ही कहा कि कई मरतबा उन्होंने बताया कि कई मरतबा उमा को डॉक्टर साहब के मतब में देखा है। मुझसे आकर बोले कि ये बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, उमा ने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। मिसेस मित्रा बाकायदा ग्लोट कर रही थी। उन्होंने बात जारी रखी। आपने उनका नाम तो सुना होगा, बनोई चंद्र सरकार, वही जिनकी लड़की दीपाली सरकार रेडियो पर गाती है। ओ, बेचारे बड़े शरीफ आदमी है। बीवी तो अरसा हुआ सिधारी, 4 बच्चे हैं। लड़की बस दीपाली ही है। बड़ा अच्छा खानदान है। उनके बाबा बेमन सिंह के जमींदार थे। लेडी राय कतन बेवकूफ नहीं थी। वो मिसेस मित्रा का लहजा और अंडिया दोनों भाप गई और फौरन जरा रुखाई और नागवारी से दूसरी तरफ देखने लगी। लेकिन मिसेस मित्रा कहे नहीं, ये तो बनाई बाबू को बिल्कुल देवता समझते हैं। ऐसे खानदानी और वजहदार लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। और रहा रुपया पैसा, वो तो हाथ का मेल मेल है। इस नुक्ते तक पहुंचकर मिसेस मित्रा ने कोई बिल्कुल गैर मुताल्लिक मौजू छेड़ दिया। उसके 10 मिनट बाद फिर घुमा फिरा कर बात वहीं ले आई। लड़कियों की शादी आजकल ऐसा कठिन मरहला बनती जा रही है, आखिर क्या किया जाए। मेरी मासी माँ की देवर की लड़की अंजलि दास गुप्ता तो आपको याद होगी ना, उमा की सहेली थी। उसकी उम्र निकल गई, बाल सफेद हो गए। वो तंग आकर भगवान जाने लंका या बर्मा कहाँ चली गई, स्कूल में पढ़ाने। अब ख्याल आया, बनोई बाबू जैसा कोई मिल जाता तो बेचारी की किस्मत बन जाती। बनोई बाबू बेचारे अब जाकर कोई 44-45 साल के हुए होंगे। जमींदार के लाडले बेटे थे। माँ बाप ने 9 उम्र में ब्याह कर दिया था। यहाँ तक पहुंचकर मिसेस मित्रा ने सोचा कि इतना आज भर के लिए काफी है। फिर वो दूसरी बातों में लग गई। लेडी राय मिसेस मित्रा की गुफ्तगू से काफी परेशान हो चुकी थी। रात को डिनर के बाद उन्होंने सर परितोष से इसका तस्करा किया। ढाका बहुत छोटा और प्रोविंशियल किस्म का शहर है। उमा की चंद्रकुंज जाने की खबर उड़ती उड़ती सर परितोष तक भी पहुंच चुकी थी। वो डॉक्टर सरकार से वाकिफ थे। इस वक्त उन्होंने लेडी राय से कहा, शुक्र करो उमा ने किसी में दिलचस्पी लेनी शुरू तो की। इसका मुझे एहसास खाया जा रहा है कि वो 31 से ऊपर की हो चुकी है, मगर ऐसा भी क्या। लेडी रॉय ने आजुर्दगी से कहा। वो अब तक आस लगाए बैठी थी कि शायद कोई हम रुतबा दामाद मिल जाए। हालांकि लड़की रोज बरोज ज्यादा चिड़चिड़ी मोटी और भद्दी होती जा रही थी। हमारी किस्मत में न जाने ये दुख क्यों लिखा था। मामूली मामूली लोगों की लड़कियां एक से एक हसीन नाजुक दिलचस्प। हमारी बेटी सूरत शक्ल और हुलिये से उस्तानी लगती है, बातें शुरू करती है तो सिवाय इसके कि उन बेतुके कॉमरेड्स के
समझदार नौजवान डर कर दूर भाग जाते हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन और स्टालिन और ये और वो, लड़कियों को आला तालीम दिलाना हमारे मुस्लिमीन की शायद हिमालय से भी गलती थी। बालीगंज कलकत्ते में सर परितोष और लेडी राय के इकलौते पर्सन नरमिलेंदु राय कुमार राय की पड़ोस में एक बेहद खूबसूरत, बेहद दौलतमंद खानदान सान्याल रहता था। इस खानदान के छोटे बेटे बसंत कुमार से नरमिलेंदु की बहुत दोस्ती थी। पिछले दिनों जब उमा कलकत्ते अपने भाई के पास जाकर रही तो वो नौजवान उससे मिलने आया करता था, और लेडी रॉय को उम्मीद बंधी थी कि शायद बसंत उमा में कुछ दिलचस्पी ले, मगर उसने भी बदाकर उमा को दीदी कहना शुरू कर दिया। और फिर वही कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन, और उमा ने भी जो जरा सी भी इसमें दिलचस्पी ली हो, बस वही कमबख्त एंगल्स, मार्क्स। और बसंत ने इस गरीब काले पादरी की हसीन लड़की रोजी से ब्याह कर लिया, गजब खुदा का। और अब सारी दुनिया देखने के बाद बेचारा बिनोय चंद्र सरकार उमा को पाया है। चलो, बाकी शुक्र है कोई तो पसंद आया। सरकारी अफसर से शादी करेगी नहीं, कम्युनिस्ट हो गई है तो जाहिर है किसी ऐसे ही नादार को छांटेगी। मगर बिनोय बाबू बहरहाल खानदानी आदमी है। उनके बाप जमींदार और रमेश चंद्र को लोग आज भी ढाके में भूले नहीं है, सर परितोष कह रहे थे। लेडी राय ने गहरा सांस भरा। उनकी एक जवान लड़की भी है, लेडी रॉय ने सोचकर कहा। दीपाली, उसके गाने तो तुम बड़े शौक से सुनती हो और हमारा निर्मल उसके रिकॉर्ड बड़ी लगन से बजाता है, सर परितोष ने हंसकर कहा। लेडी रॉय खामोश हो गई और सोचने लगी। दीपाली कुछ अर्से बाद अपने घर चली जाएगी, लड़के अपनी अपनी राह लेंगे। ठीक है, ये हालत ये हालत मज- ये हालत मजबूरी उमा के लिए बनोए बनोए बाबू ही ठीक है, मगर आज ही अपना अंदिया जाहिर कर दे तो बात आगे बढ़ाई जाए। सुबह को लेडी राय ने उमा से डॉक्टर सरकार के मुतालिक गोल गोल अल्फाज में इस्तफसार किया। वो मुस्कुराकर चुप हो गई। लेडी राय ने फौरन चुपके चुपके बनोए बाबू के मुतालिक मजीद मालूमात शुरू की। एक रोज उमा चंद्र कुंज गई तो डॉक्टर सरकार से कहने लगी, दीपाली के लिए अब आपका क्या प्रोग्राम है? दीपाली अभी तो वो म्यूजिक डिप्लोमा के लिए पढ़ रही है, उसके बाद पता नहीं। आपके ख्याल में है कोई लड़का? नहीं, आप इतने लोगों को जानती हैं तो आप ही तजवीज कीजिए, मगर आपको मालूम है कि मैं लंबा चौड़ा जहेज नहीं दे सकता। मुझे वो भी अपनी छोटी बहन की तरह अजीज है। मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द इसका अच्छी जगह ब्याह हो जाए, जल्द अज जल्द। अभी 2 साल तो इसके म्यूजिक डिप्लोमा में बाकी हैं, फिर इसकी जिद है कि एमए करेगी। अभी इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। नहीं, जल्द ही वो अपने घर चली जाएगी तो बेहतर है। आजकल जमाना बड़ा खराब है। विनय बाबू हंस पड़े। आप जैसी तरक्की पसंद ये कह रही हैं? मैं आपको कदामत परस्त समझती थी, मगर आप शायद मुझसे भी ज्यादा तरक्की पसंद है। नहीं, मैं पुरानी वजह का आदमी हूँ, मगर मैं दीपाली की खिलाफ मर्जी इसका ब्याह हरगिज न करूंगा। अगर वो आपकी खिलाफ मर्जी कर ले तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी मासूम सीधी बच्ची है। उमा जरा मुस्कुराई। विनय बाबू ने उनको ताज्जुब से देखा। हर बाप अपनी बेटी को मासूम सीधी नन्ही बच्ची ही समझता है। आपके वालिद भी आपको यही समझते होंगे। विनय बाबू ने हंसकर जवाब दिया। उमा राय लाजवाब हो गई। चंद सेकंड बाद इन्होंने कहा, फर्ज कीजिए दीपाली गैर फिरके में शादी करना चाहे। गैर फिरके? आपको ये ख्याल किस तरह आया? विनोय बाबू, वो एक मुसलमान लड़का नहीं है, कॉमरेड रेहान। वो शायद आपके यहाँ भी कई बार आ चुका है। मैंने कुछ यूं ही अफवाह सुनी थी। कि अफवाह? विनोय बाबू ने घबराकर पूछा। लेकिन आपने क्या सुना? कुछ नहीं। उमा ने इत्मीनान से सोफे पर पहलू बदलकर ऐनक उतारी, लगाई और जरा बेपरवाह आवाज में कहने लगी, दीपाली पिछले साल जून में जब बोलपुर से घराने के बजाय सुंदरबन चली गई थी ना, संथाल परगने। विनय बाबू ने तसी करना चाहिए, मगर उमा देवी कह गई, वो सुंदरबन गई थी ना पिछले साल जून में रेहान से मिलने। आपको तो खैर मालूम ही होगा। तब डैडी के किसी मोक्किल ने जिला खुलना के एक रेलवे स्टेशन पर, शायद बघीर घाट पर, रेहान को इसे ट्रेन पर सवार कराते देखा था। अचानक वो सरासीमगी के साथ बात अधूरी छोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि उनको लगा जैसे विनोय बाबू पर दिल का दौरा पड़ने वाला है। वो भौचक्के से इन्हें तके जा रहे थे। ओह, आई एम सो सॉरी विनोय बाबू, मेरा ख्याल था कि आप जानते होंगे। आई एम सॉरी, प्लीज। ओह, विनोय बाबू ने हाथ उठाकर इनको खामोश रहने का इशारा किया, जरा कर्ब से इन पर नजर डाली और सोफे की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद वो संभल कर बैठ गए और तेवरी पर बल डालकर खिड़की से बाहर देखने लगे। मुझे अफसोस है विनय बाबू,
उमा ने फिर कहना शुरू किया, मेरा ख्याल था आप खुद जानते होंगे, दीपाली बड़ी रासबाज बच्ची है, वो आपसे झूठ नहीं बोलती होगी, इसे झूठ बोलना आपने सिखाया है उमा देवी, बिनोय बाबू ने मध्यम आवाज में कहा। मैंने बिनोय बाबू? उमा ने ऐनक उतारकर हैरत से पूछा। जिस तरह आप इसे एक हफ्ते के लिए अपने साथ गोया कोमेला ले गई थी, मुझे आज तक मालूम नहीं कि दरअसल वो कहाँ गई थी। ये सब आपकी ट्रेनिंग का नतीजा है उमा देवी। मुझे अफसोस है बिनोय बाबू, अगर आप ऐसा समझते हैं। उमा अब हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। मैं आपको पानी ला दूं? बिनोय बाबू खामोश रहे। उमा जल्दी से खाने के कमरे में गई, डोली पर रखी सुराही में से गिलास में पानी उंडेलने से कबल एक नजर कमरे का जायजा लिया। शाम का वक्त था और रसोई घर से कड़ाही की छन छन की आवाज आ रही थी। खाने के कमरे की खिड़की के बाहर अब्दुल कादिर का मरियल घोड़ा घास पर चल रहा था। उमा गिलास लेकर बैठा खाने में वापस पहुंची, मगर बिनोय बाबू अपने कमरे में जा चुके थे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। उमा तजब्जुब के आलम में दरवाजे के पास खड़ी रही। इतने में भुतारनी देवी खड़ावे पहने खटखट करती आई। क्या हुआ? इन्होंने भवें जोड़कर दरियाफ्त किया। कुछ नहीं, शायद बिनोय बाबू की तबीयत कुछ खराब हो गई। ये लीजिए ग्लास। बड़ी बी को थमाकर वो जल्दी से बाहर कार में जा बैठी और घर रवाना हो गई। दूसरी सुबह उमा फिर चंद्रकुंज पहुंची। मदब के दरवाजे में ताला पड़ा था। बच्चे स्कूल जा चुके थे। भुतारनी देवी अब्दुल कादिर की गाड़ी में बैठकर महीने की जिनस लाने बाजार गई हुई थी। उमा राय ने अंदर जाकर बिनय बाबू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बिनय बाबू ने अखबार हाथ में लिए लिए किवाड़ खोला। ओह थैंक गॉड, उमा ने कहा। क्यों? रात भर मुझे फिक्र के मारे नींद नहीं आई। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको ये सदमा पहुंचाया। मैं जिंदगी में बड़े से बड़े धचके को सहारने का आदी हो चुका हूं, मगर मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे असल सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो बाहर बैठा खाने में आने लगे तो उमा उनके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। इन्होंने चारों तरफ नजर डाली। आप तो वाकई बिल्कुल साधु बन चुके हैं। बिनय बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। उमा ने ऐनक उतार कर आंखें हथेलियों से मलते रहने के बाद कहा, बिनय बाबू आपसे अब सिर्फ एक दरख्वास्त है, कहिए। आप दीपाली पर हरगिज हरगिज ये न जाहिर कीजिए कि मैंने आपको इसके सुंदर बन जाने का वाकया बताया है। आपको ये दरख्वास्त करने की जरूरत नहीं। मैं इससे इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहूंगा। कुछ भी नहीं कहेंगे? उमा ने हैरत से दोहराया। नहीं। बिनय बाबू आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की सिम पड़े। आइए बाहर चलकर बैठे। दीपाली समझदार और बालिग लड़की है। आपका ख्याल है मैं इस तरह की कोई बात कहकर इसे शर्मिंदा करूंगा? उमा इनके पीछे पीछे बैठा खाने में आकर एक कुर्सी पर टिक गई। बिनय बाबू आहिस्ता आहिस्ता कहते रहे, उमा देवी शायद एक गैरतमंद बाप की हैसियत से मुझे दीपाली को काल कोठड़ी में बंद कर देना चाहिए और शायद फौरन कोई हिंदू लड़का तलाश करके इसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन उमा देवी, इन्होंने एक लंबा सांस लिया, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। इस असना में वो थके थके से कमरे का एक चक्कर लगाकर शिकस्ता सोफे पर बैठ चुके थे। मैं ये भी जानता हूँ कि वो अपनी नौमरी की रोमानियत, आइडियलिज्म, इस मुसलमान लड़के से मोहब्बत, जो कुछ भी हो, इसकी वजह से मुझसे बहाना बनाकर रेहान से मिलने अकेली वहां चली गई और गालिबन इसके साथ एक ही जगह रही। मगर इसने कोई भी ऐसी हरकत न की होगी जो इसे ना करना चाहिए, मुझे इसका यकीन है। किस तरह? आप उमा देवी, आप विलायत में 3-4 साल अकेले नहीं। आपके वालिद को किस तरह यकीन है कि आपने वहां कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की होगी जो आपको न करना चाहिए? उमा फिर लाजवाब हो गई। इन्होंने धीमी आवाज में सवाल किया, अब आप क्या करेंगे? दीपाली और रेहान को ब्याह की इजाजत दे देंगे? मैं रेहान को अरसे से जानती हूँ। वो काफी लाओबाली और गैर जिम्मेदार लड़का है। एक मर्तबा वो अपनी कजन को लेट डाउन कर चुका है। यूं भी वो बिल्कुल हैंड टू माउथ जिंदगी गुजारता है। दीपाली एक होल टाइमर के अलाउंस पर किस तरह गुजर करेगी? अलावा अजीम वो मुस्लिम समाज में किस तरह एडजस्ट करेगी? खुद इस शादी से आपकी अपनी प्रैक्टिस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? आपके ज्यादातर मरीज कट्टर हिंदू भद्र लोग हैं। माफ कीजिएगा बिनय बाबू, आप तो एक लामजहब ऋषि साबित हुए, मगर मैं आपकी एक पुरखुलूस दोस्त की हैसियत से दीपाली की भलाई के ख्याल से ये सब कह रही हूँ। हालांकि इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। विनय बाबू सर पीछे डाले छत को तक रहे थे और जरा सा मुस्कुराए। उमा देवी, आप यकीनन मेरी और दीपाली की भलाई के लिए ये सब कह रही हैं और मैं आपका ममनून हूँ, मगर बात यह है, इन्होंने फिर एक लंबा सांस लिया, मेरे नजदीक इंसानी जिंदगी एक इंतहाई अनमोल शय है। अपनी नौजवान बीवी और अपने नौजवान भाई को खो देने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि जिंदगी कितनी अनमोल शय है। और इंसान का दिल एकदम इनकी आवाज में जोश सा आ गया। उमा देवी, आपको क्या इतना भी इल्म नहीं? आप इतना पढ़ लिख गई, दुनिया घूम आई, इतना नहीं जानती कि इंसान का दिल कितनी कीमती चीज है?
जवान दिल और जवान जिंदगी बेहद बेहद बेशकीमत चीजें हैं उमा, और इस एक मुख्तसर सी जिंदगी को दुखी बनाना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। इंसान सिर्फ एक बार जन्म लेता है। मैं पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखता, वो एक लग़्व तस्वुर है। इंसान का दुनिया से दूसरे इंसानों से सिर्फ एक बार रिश्ता बनता है और मौत आती है तो ये रिश्ता भी हमेशा के लिए मुनक़ता हो जाता है। अगर मुझे यकीन हो जाए कि दीपाली इस लड़के को इतना चाहती है, वो लड़का दीपाली को इतना चाहता है कि इनके रास्ते में हायल होने की वजह से इनकी जिंदगियां हमेशा के लिए खिज़ा आलूद हो जाएंगी, तो मैं यकीनन इसे शादी की इजाजत दे दूंगा। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज और मेरी प्रैक्टिस मेरी बच्ची की मसरत से ज्यादा अहम है। अहम नहीं, शादी की इजाजत दे देंगे? उमा ने भचक्की होकर पूछा। यकीनन। वो बहुत महजूज होकर उमा को देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ताज्जुब है, कट्टर प्रोग्रेसिव तो आप हैं, आपको मेरे इन प्रोग्रेसिव ख्यालात पर बहुत खुश होना चाहिए। उमा कुर्सी से उठी। जा रही हैं? बैठिए, चाय वाय पीकर जाइए, दीदी अभी बाजार से आती होंगी। नहीं, अब मैं चलूं, उमा ने जवाब दिया। दोनों बाबू सोफे पर से उठे और उन्हें कार में सवार कराने के लिए बाहर गए। जब उमा कार में बैठ गई तो इन्होंने हाथ ऊंचा करके मुस्कुराते नमस्कार किया और फौरन 2 मरीजों से बातचीत में मुनहमिक हो गए जो इसी वक्त भाटक पर पहुंचे थे। वुडलैंड्स वापस पहुंचकर उमा राय ने सरपरितोष के सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द बोलपुर जाने के लिए स्टीमर और ट्रेन में इनका रिजर्वेशन करवा दे। वो दीपाली से मिलने शांति निकेतन जा रही। दुल्हन की पालकी। दीपाली दीदी आदाब। परसों यानी जुमे के रोज जहां आपा की शादी हो गई, आपको मालूम करके जरूर ताज्जुब होगा, मगर चुपके चुपके बातचीत चलाई जा रही थी ताकि बकौल शमसा खाला कोई बाहर वाला अड़ंगा न लगा दे। खुद जहां आपा को तारीख तय करने से चंद रोज कबल इत्तला दी गई। ये शादी भी शमसा खाला ही ने करवाई है। नवाब अजमल हुसैन मुर्शिद ज़ादा नैयर भाई की दुल्हन के सगे खालू हैं। दुल्हन भाभी की खाला का अरसा हुआ इंतकाल हो गया, औलाद कोई नहीं है। बकौल शमसा खाला जहां आरा आपा की उम्र बढ़ रही थी और कुंवारा कम उम्र लड़का मिल नहीं रहा था, खुसूसन जबकि जहां आरा आपा की सूरत शक्ल भी मामूली है। नवाब अजमल हुसैन मुर्शिद ज़ादा आपा से उम्र में दोगुने बड़े हैं। वो भी दीनाजपुर के बहुत बड़े जमींदार हैं, मैट्रिक पास हैं, मगर इससे क्या होता है। बकौल शमसा खाला वो अपने ससुर नवाब कमरुज्जमा चौधरी के तोड़ के रईस हैं। 3 मोटरें और 3-4 हाथी रखते हैं। आपा के लिए सेरों जेवर चढ़ावे में आया। शमसा खाला अम्मी से कह रही थी, लड़का मैट्रिक पास है तो क्या हुआ, कौन सा जहां आरा को इसके साथ बैठकर शेक्सपियर डिस्कस करना है। लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा कि बेचारी जहां आरा की किस्मत फूट गई। सुना है अजमल हुसैन साहब काफी अय्याश हैं, शराब भी पीते हैं। अम्मी ने शमसा खाला से इनकी अय्याशी के खबर पर पूछगछ की तो वो बोली, लो बहन बस अब चुप्पी रहो, जब लड़की वालों ने सब तरह से इत्मीनान करवा लिया है तो हम गैर लोग क्यों फिक्र में घुले। दूसरे ये कि लड़का एक जमाने में जरा रंगीन मिजाज जरूर था, कलकत्ता जाकर रेस खेलता था, जरा पीने पिलाने और गाना वाना सुनने का शौक था, मगर गरीब क्या करता, बीवी मर चुकी थी, अकेला दम, अल्लाह का दिया पैसा बहुत, मजे उड़ाता था। मगर अब फिर से घर गृहस्थ में लगकर ठीक हो जाएगा। जहां आरा बड़ी नेक बख्त है, इसकी इस्लाह कर लेगी। सच कहती हूँ दीदी, मुझे शमसा खाला और नैयर भाई की दुल्हन दोनों पर बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने मिलकर आपा को कहां झोंक दिया। नवाब साहब इस रिश्ते से कतई खुश नहीं है, मगर सब घर वालों ने मिलकर इनका पीछा ले लिया। वही क्या लड़की का कुंवार कोट चुनना है, जब तक वो बैठी रहेगी अंजुमारा अख्तरारा के लिए भी पैगाम नहीं आ सकते। नवाब साहब ने फिर भी हामी न भरी तो जहांरा की अम्मी पर फौरन इख्तलाज कल्ब का दौरा पड़ गया। इख्तलाज कल्ब नहीं दीदी, अब मैं बड़ी होती जा रही हूँ तो दुनिया की बहुत सी बातें समझ में आती जा रही हैं। बेगम कमरुज्जमा को दरअसल हिस्टीरिया का मर्ज है और नवाब साहब बेचारे अमन पसंद आदमी हैं। बीवी के इन दौरों से इनकी रूह फना होती है, इसी वजह से बेचारे ने सारी उम्र अपने इस डिप्रेसिंग कुतुब खाने में बैठे बैठे गुजार दी। बहरहाल तो बेगम कमरुज्जमा ने अल्टीमेटम दे दिया कि लड़की का रिश्ता इस जगह न हुआ तो वो जमीन आसमान एक कर देंगी। नवाब साहब तब भी टस से मस न हुए और तब इनकी बीवी ने एक तुरफ चाल चली। ये मुझे बिल्कुल इत्तफाकिया मालूम हुआ और बड़ी सख्त हैरत हुई। एक रोज मैं अर्जुमंद मंजिल गई हुई थी जहां आरा आपा बावर्ची खाने की तरफ जा चुकी थी। मैं नैयर भाई के बच्चे मुनव्वर को गोद में लेकर पीछे वाले बरामदे में टहलने लगी कि अंदर बेगम कमरुज्जमा के कमरे से आवाज आई। नवाब साहब बेचारे अपनी बीवी से आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे,
मैं जहारा को जानबूझकर कुएं में नहीं ढकेलूंगा। तो वो चमक कर बोली, और क्या करोगे? चाहते हो कि वो तुम्हारी चहीती मलीहा के लफंगे बेटे के साथ भाग जाए? नवाब साहब ने मतानत से कहा, अनवरी बेगम खामोश रहो, खामोश रहो। वो भला कहाँ खामोश रहती? बोली, मालूम भी है वो लफंगा जेल से छूट गया, फिर ढाके के चक्कर लगा रहा है। अभी परले रोज यहाँ आया था, मैं सो रही थी, वो मेरे कमरे में बाहर निकला तो आहट से मेरी आंख खुली। जाते हुए इसकी झलक देखी तो घबराकर खिड़की में गई। बाहर झांका तो क्या देखती हूँ, बाहर तालाब के किनारे दोनों खुसर पुसर कर रहे हैं। तुम्हें कुछ खबर भी है नवाब साहब? तुम अपनी स्टडी में बैठे पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहो, तुम्हें ये होश कहाँ के घर में क्या हो रहा है? अब तुम यही चाहते हो कि साहबजादी तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका लगाकर इस मनहूस उठाए गिरे के साथ घर से निकल जाए। अब फर्ज करो वो भाग ना भी सके तो ये खबर कि रोनू मियाँ वापस आ गए कम बदनामी की बात है। बेचारी शमसा बहन और अल्लाह रखे नैयर की दुल्हन ने जोड़ तोड़ करके एक रिश्ता लगाया है, वो भी टूट जाएगा। रोनू मियाँ का किस्सा अब तक छुपा हुआ था, मगर अब बात फैल गई तो जहारा तो खैर है ही बदनसीब, छोटी दोनों के भी रिश्ते नहीं आएंगे। नवाब साहब चुपचाप बेगम की यह तकरीर सुनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, अनवरी बेगम, रोनू अगर शादी के लिए अब कहे तो मैं इसे इजाजत दे दूंगा। 4 बरस कबल मैंने हिमाकत की थी, अब इजाजत दे दूंगा। ये सुनना था कि अनवरी बेगम पर दौरा सा पड़ गया। कहने लगी, मैं मरती मर जाऊंगी, ये शादी ना होने दूंगी, और याद रखो वो अब तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा भी नहीं। मैं इस रोज के बाद शमसा बहन के जरिए इसके रत्ती रत्ती हालात मालूम करवा चुकी हूँ। वो इस हिंदू बैरिस्टर लड़की के चक्कर में मुब्तला है, सरपरीतोष की लड़की। यूं कहो कि बैरिस्टर की लड़की ने इसे रखा हुआ है। तोबा तोबा तोबा, इस खानदान में ऐसा बेगैरत आदमी पैदा हुआ, मगर क्या करे, है भी तो पाट कूटने वाले 2 टके के किसान की औलाद। अजी वो तो आप सोने का बनकर भी आए तो मैं इस दहलीज को न फलांगने दूं। आवारा 2 कौड़ी की औकात मेरी शहजादी को ले जाएगा। और अजीत, तुम भी सठिया गए हो क्या, या मरहुमा मलीहा बेगम की मोहब्बत ने जोश मारा है? बुलवाओ तो इसको, जरा देखूं कैसे शादी करते हो जहारा से इसकी। इतना कहकर वो तो टसवे बहाने लगी और नवाब साहब कमरे से बाहर चले गए। जब अंदर ये बातें हो रही थी तो अंजुमारा भी बरामदे में आ गई थी और कान लगाकर वालिदैन का यह मुकालमा सुन रही थी। जब बाप बाहर चले गए तो वो लंबा सांस भर कर मुझसे बोली, अब देखो क्या होता है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मेरी कुछ समझ में नहीं आया था कि किस्सा क्या है। अंजुम कहने लगी, अभी आपा से कुछ जिक्र न करना, मुमकिन है कुछ भी ना हो और आपा फिर गलत आस लगाकर बैठ जाए। मगर दीदी बेचारी अंजुम को टोह लग गई कि अब अब्बा क्या करते हैं, और वो और माला दोनों जासूसी पर मुस्तैद हो गई। उन्होंने अपनी जासूसी के जरिए मालूम किया कि नवाब साहब ने शमसा खाला को बुलाकर उनसे पूछा, रोनू मियाँ और उमर आए का किस्सा क्या है? शमसा खाला हाथ कानों पर रखकर बोली, ए भैया, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने तो ऐसे ही उड़ती उड़ती सुनी थी, वही मैंने अनवरी बहन को बतला दिया। अब नवाब साहब ने जल्द अज जल्द अपने रोनू मियाँ को कांटेक्ट करने की कोशिश की। इनको दिल्ली खत लिखा, फौरन आकर मिले। उमर आए को फोन करके पूछा कि रोनू इस वक्त कहाँ है। उन्होंने कुछ बोल सा जवाब दे दिया। इधर दीनाजपुर से अक़्द की तारीख जल्द तय करने के तकाजे आ रहे थे और बेगम कमरुज़्ज़मा के इख्तिलाज क़ल्ब में ज्यादती होती जा रही थी। जिस रोज नवाब साहब ने इनसे कहा कि वो जब तक रोनू मियाँ से बात न कर ले निकाह की तारीख तय न करेंगे, तो उनकी बेगम ने कयामत बर्पा कर दी। नवाब साहब ने दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाने कहाँ हर मुमकिन पते पर रोनू मियाँ को उतार दिए, ट्रंक कॉल किए, मगर वो हजरत जाने कहाँ गायब हो चुके थे, कोई जवाब ना आया। इधर अनवरी बेगम पर इतना जबरदस्त दौरा पड़ा कि लेने के देने पड़ गए। नवाब कमरुज़्ज़मा ने हार मान ली। नवाब अजमल हुसैन से शादी की तारीख तय कर दी गई। मुझे इस जमाने में दीदी नवाब साहब पर इतना तरस आया कि क्या बताऊं, ऐसे टूटे हुए और दुखी और गमजदा लगते थे कि देखा न जाता था। आपा को मायूं बिठाया गया, इनको बस चुप सी लग गई थी। बड़ी धूमधाम की शादी हुई। रोजी आपा की और आपकी अदम मौजूदगी का हम सबको अफसोस था। रोजी आपा का अब तक कुछ पता नहीं चला। एक खबर है माफी मांग ली, दूसरी के काले पानी भेज दिया गया, एक खबर कि किसी अंग्रेज से ब्याह कर लिया, एक खबर के हथकड़ियों समेत जेल से फरार। अफवाहों की कोई हद नहीं। इस बदअमनी के जमाने में भी बड़ी शान और शौकत की तकरीब रही। नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी की बेटी की शादी थी, कोई मजाक थोड़े ही था दीदी। दीनाजपुर से बारात आई जो दरअसल सब नैयर भाई के ससुराल वाले ही थे। एक से एक दकियानूसी जमींदार नारायणगंज में स्टीमर से उतरा। पिछले साल हम लोग इसी बरसात के जमाने में नैयर भाई की बारात लेकर दीनाजपुर गए थे।
खैर साहब, तो जब बारात अर्जुमंद मंजिल के दरवाजे पर आई और दूल्हा हाथी से उतरा तो हम सब धक से रह गए। काला भुजंग, तंबाकू का पंडा, मुंह पान से रचा हुआ, बस टिपिकल कस्बाती जमींदार। नवाब अजमल हुसैन नवाब कमरुज्जमा के हम उम्र हैं, बल्कि एक आध बरस नवाब साहब से बड़े ही लगते हैं। और इनके घर की औरतें ठेठ कस्बाती अनपढ़ बंगालन है, जिनके नजदीक ढाका में भी लंदन से ज्यादा आजाद है। या अल्लाह, ये आपा की ससुराल है और ये आपा के शौहर है। अल्लाह की शान है। अब अल्लाह की एक और शान का किस्सा भी सुनिए और गौर कीजिए कि बड़ी बूढ़ियां जो किस्मत का खेल रखती हैं तो कुछ गलत नहीं कहती। रुखसती के वक्त रोनू मियाँ बहैसियत मेहमानान मौजूद हुए। निकाह हो चुका था, नीचे छुआरों की लुट्टस मची थी, कह लग रहे थे। मैंने फरीदपुर से आए हुए किसी नौजवान रिश्तेदार की आवाज सुनी, रोनू भाई आप भी खा लीजिए, जल्दी से दुकेले हो जाएंगे। मैंने पलट कर देखा, मगर हॉल में इतनी भीड़ थी कि कुछ पता न चला। इतने में अंजुम मेरे पास भागी भागी आई और कहने लगी, गजब हो गया यास्मीन, रोनू भाई आप पहुंची, इनको अब आने की क्या जरूरत थी? क्या उनको अब्बा के तार नहीं मिले? और अगर मिल गए थे तो इनका जवाब क्यों ना दिया? पहले क्यों ना आए? अब क्यों आए हैं जख्मों पर नमक छिड़कने? इतने में शोर मचा, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। आपा जो बिल्कुल बेजान सी हो गई थी, इनको जीने से उतार कर जनाना दीवान खाने में लाया गया और मसनद पर बिठा दिया गया। दूल्हा मियाँ मुस्कुराते हुए आया, आरसी मुसफ हुआ, सारी रस्में अदा की गई। हम लोगों का, अंजुम, अख्तर और मेरा जी जूता चुराने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था, मगर मजबूरन चुराया। इस वक्त मुझे पहली बार रोनू मियाँ नजर आए, जो दीवान खाने के दरवाजे पर खड़े इत्मीनान से नैयर भाई से बातें कर रहे थे। अब दीदी अल्लाह की तीसरी शान सुनिए। ये रोनू मियाँ आपके मशहूर मारूफ रिहान उद्दीन अहमद हैं, जिनको आप भी शायद जानती हो। कमाल हो गया, ये आपा के फूफीजाद भाई हैं। इनकी मंगनी आपा से कैसे टूटी, एक और लंबा किस्सा है जो मुझे अंजुमारा ने बाद में बताया, और अगर मैं इस खत में लिखूं तो खत बहुत ही तवील हो जाएगा, जबानी बताऊंगी। बहरहाल तो दीवान खाने में औरतों की वो भीड़ जमा थी कि दम घुटा जा रहा था। इसी वक्त मैंने आपा के खानदान की चंद बुढ़ियों की गुजर गुजर सुनी। फरीदपुर से आई हुई एक बड़ी भी बोली, ए है ये तो अल्लाह बख्शे फखरुल भाई का नवासा है। दूसरी ने कहा, वो तो रूपोश था, मैंने सुना है। तीसरी बोली, निकल आया जेल से निगोड़ा, यूं ही खुदा ख्वार फिरता है। चौथी ने फरमाया, ए जन्नत मकानी मलीहा कपूर, हाँ हाँ वही, अच्छा हुआ जहां आरा से बिया ना हुआ, बेचारी की किस्मत टूट जाती, क्या खुद खाता क्या नवाब की बेटी को खिलाता। निगोड़ा दहरिया कम्युनिस्ट। अब रुखसती का वक्त आया। नैयर भाई ने पुकारा, कमरा खाली करो, भीड़ कम करो, दुल्हन के बुजुर्ग आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं। खैर बहुत सारे बुजुर्ग आए, आपा को दुआएं देने। हाँ दीदी, आपके बाबा, पिशीमा, तीनों भाई भी आए थे शादी में। आपके बाबा आपा के लिए एक बनारसी साड़ी लाए थे, और दूसरे बुजुर्गों के साथ जब वो आए सर पर हाथ रखने, तो वो आपा के सर पर हाथ रखकर 1 मिनट के लिए चुप से खड़े हुए। नवाब साहब ने कहा, बेटी तुम्हारे डॉक्टर चच्चा आए हैं। नवाब साहब दरअसल रुखसती के वक्त दीवान खाने के एक गोशे में गुमसुम खड़े थे। मैंने किसी मर्द को रोते जिंदगी में पहली बार जब ही देखा, मगर सुना है कि बेटियों की शादी पर बाप लोग रोते हैं। जब दीदी आपके बाबा आपा के करीब आए तो नवाब साहब उनसे कहने लगे, बिनोए एक दिन दीपाली भी इसी तरह रुखसत हो जाएगी, तुम बहुत समझ बूझ कर इसे विदा करना। मैं मसनद के पीछे वाले दरीचे में चढ़कर बैठ गई थी और ये सारा नजारा देख रही थी। फिर पादरी बनर्जी रोजी के पापा आगे बढ़े। इन्होंने भी आपा के सर पर हाथ रखकर दुआ दी और आइडियल वाइफ किस्म के इनवान की एक मजहबी और अखलाकी पिंद नसाय की मुजल्लिद किताब रिबन से बंदी इनके पास रख दी। फिर नवाब साहब से, खुदा बाप का शुक्र है आपने अपनी लड़की अपने हाथों से इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत की, खुदा का शुक्र है। और सर झुकाए कमरे के पीछे हाथ बांधे बाहर चले गए, कमर के पीछे हाथ बांधे बाहर चले गए। वो कौवा गुहार मची थी कि क्या बताऊं। और अंजुम बार बार जब मौका मिलता मुझसे आकर कान में कहती, रोनू भाई को ना आना चाहिए था, ऐसी बेरहमी की क्या जरूरत थी, ये कहाँ की जदिलियाती मार्क्सियत है। क्या आदमी मार्क्सिस्ट बनकर जज्बात से आरी हो जाता है? रोनू मियाँ उमा देवी के साथ आए थे। मेहमानों में सरपरितोष और लेडी राय भी शामिल थी, मगर रोनू मियाँ उमा देवी के साथ बाद में पहुंचे। रुखसती के वक्त वो दरवाजे में खड़े नैयर भाई से बातें कर रहे थे। नैयर भाई ने कहा, आखा रोनू भाई, ये ईद का चांद कहाँ से निकला, आपसे तो आज 4-4.5 बरस बाद मुलाकात हुई है। कहने लगे, हाँ भाई जरा इधर उधर खासा मसरूफ रहा। ये भी किस कदर जबरदस्त अंडरस्टेटमेंट था। मैं अभी पिछले महीने ढाका आया था, तब तुम लोगों से मुलाकात न हो सकी। अंजुम तो इस मौके की ताक में थी कि इनसे मुचैटा कर सके। वो बचपन से इनकी काफी मुंह चढ़ी कजन है। टपक कर आगे बढ़ी और बोली, रोनू भाई आप ढाके से कहाँ गए थे? दिल्ली?
कहने लगे नहीं बीबी, मैं दिल्ली के बजाय पार्टी के 1 फरवरी एक जरूरी काम से सीधा लाहौर चला गया था और वहां से पेशावर। ये पिछला महीना पंजाब और सरहद के दौरे में गुजरा। पेशावर में मुझे पार्टी हेडक्वार्टर्स की तरफ से हुक्म पहुंचा के फला काम के लिए फिर फौरन ढाका वापस जाओ, तो दोबारा सीधा यहाँ आ रहा हूँ। आज सुबह ही पहुंचा तो मैंने बतलाया कि शाम को जहांआरा की शादी है। क्यों भाई, अब तुम कब शादी कर रही हो? कम से कम तुम तो आगे पढ़ डालो। बेचारी जहांआरा को मामूजान ने कॉलेज से न जाने क्यों उठा लिया था। अंजुम मुझे बता रही थी कि जब वो इस कदर सादगी से ये सब कह रहे थे तो मेरा जी चाहा कि दहाड़े मार मार कर रो और फिर इनको कत्ल कर डालूं। आपा इनके दुख में रो रो कर जिंदा दरगोर हो गई और ये इनकी शादी में किस कदर मुतमईन और बेनियाज नजर आ रहे थे। साथ ही उमा खड़ी थी, दीवार से लगी और ऐनक के पीछे से आंखें चमका चमका कर रुखसती का नजारा मुलाहजा कर रही थी। अब विदा का वक्त करीब आता जा रहा था। आपा को गोद में उठाकर दरवाजे तक लाया गया, फिर रोना पीटना मचा। नैयर भाई आपा को पालकी में बिठाने लगे। इस वक्त रोनू मियाँ भी करीब खड़े थे। शमसा खाला भी एक ही खर्राट है, चमक कर बोली, ए है रोनू मियाँ, तुम भी तो बहन के सर पर हाथ रखकर इसे रुखसत करो। इस वक्त दीदी मुझे ऐसा लगा जैसे सुर्ख गठड़ी बनी आपा सर से पैर तक लरस कर रह गई। चुनाचे रोनू मियाँ ने आगे बढ़कर इनके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, ऑल द बेस्ट बीबी, और जल्दी से पीछे हट गए। नवाब साहब करीब खड़े थे। वो चेहरा फेर कर दूसरी तरफ देखने लगे। दरअसल इस वक्त वो ज़ारो कतार रो रहे थे और इसी भीड़ भड़क्के में एक बड़ी भी दूसरी बड़ी भी से बोली, ए है, इसी तरह दुखिया मलिहा को भाई की हैसियत से कमर मियाँ ने रुखसत किया था। बाहर बैंड बज रहा था। हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई, मैं, अंजुम और अख्तर इस शादी से इस कदर डिप्रेस थे। जिन दिनों शादी की तैयारियां की जा रही थी, मैंने सोचा कि दिल खुश करने के लिए कुछ तो किया जाए। चुनाचे सरोजनी देवी की वो नज्म पालकी बरदार है ना, कॉलेज की चंद लड़कियों के साथ मिलकर मैंने इसका बैले बनाया और इसे रुखसती से कुछ देर पहले अर्जुमन मंजिल के जलसा घर में पेश किया। आपा की पालकी सामने ही रखी थी और दीनाजपुर पहुंचकर भी आपा स्टीमर घाट से 20 मील दूर अपनी ससुराल पालकी में जाएंगी। हमारा बैले देखने के लिए सारे मेहमान मर्द औरतें जलसा घर पर टूट पड़े। बहुत से ऊपर जाकर रोशनदानों में से झांकने लगे। बेहद पसंद किया गया। दीदी, ये गोया मेरी पहली पब्लिक पेशकश थी। अब्बा बहुत खफा होते, मगर वो खुशकिस्मती से जलपाईगुड़ी गए हुए थे। आपको मालूम है ना, अब्बा बड़े कदामत पसंद पक्के मौलवी हैं। भीड़ भड़क्के में रोनू मियाँ भी जलसा घर की एक दीवार से लगे पालकी बरदार देख रहे थे। उमा राय इनके साथ खड़ी थी। वो बड़े सोच में डूबे हमारा रक्स देखा किया। जब बैले खत्म हुआ तो वो भीड़ चीरते मेरे पास आया, कहने लगे, भाई तुम तो कोरियोग्राफी की खूब सलाहियत रखती हो, शाबाश, कहाँ सीख रही हो? मैंने जवाब दिया, कहीं भी नहीं। कहने लगे, मगर ये तो बड़ी ज्यादती है, तुमको बाकायदा ये फन सीखना चाहिए। मैंने कहा, अब्बा की इजाजत नहीं, हालांकि मैं शांति निकेतन जाना चाहती थी, वहां हमारी दीपाली दीदी भी है। दीपाली के नाम पर दीदी? वो मुस्कुराने लगे, बोले, अच्छा तुम्हारी दीपाली दीदी वहां है? बहुत खूब, कोशिश करके तुम वहां जरूर जाओ। और इनके चेहरे पर एकदम आपका नाम सुनते ही रोशनी सी आ गई। क्यों दीदी, क्या किस्सा है छुपी रुस्तम? जिस वक्त रोनू भाई मुझसे बातें कर रहे थे, उमर आए ऐनक के गोल गोल शीशों के पीछे से खड़ी मुझे घूरे जा रही है। मैं तो भैया फौरन वहां से खिसक गई। अरे भाई, आप ही सोचिए, रोनू मियाँ से मुझे मतलब। दीदी, सरोजनी देवी के पालकी वालों का गीत कितना दिलदोज है। पालकी चले हो, पालकी चले हो, गीतों की थाप पर फूलों से झूमती, नदिया के झाग पर चिड़िया सी डोलती, पालकी चले हो, हंस हंस हम गाते चले, तेज तेज जल्दी जल्दी, गीतों की शबनम में तारा सी पालकी, भाटा की मौजों पर किरणों की लहरें, या दुल्हन के आंसू, सहज सहज पालकी चले। सच दीदी, इस गीत पर बहुत ही मौसर बैले बना, खूब ताली बजी। इसके बाद आपा को पालकी में बिठाला गया। वो बेचारी रोती बिलकती ससुराल से धारी। जब इनकी पालकी अर्जुमन मंजिल के फाटक से बाहर निकली, रोनू मियाँ इस वक्त नान पर एक तरफ खड़े दोस्तों के साथ कुछ गप्पियों में मसरूफ थे। ऐसों को तो बस पैसे पे रख के मारे। अच्छा दीदी, बाय बाय फकत। यास्मीन मजीद, सगन बगीचा, ढाका, 21 अक्टूबर 1942 ईस्वी। कमल और अकमल। अक्टूबर 43, तीसरा पहर। अर्जुमन मंजिल का पिछला बरामदा। जहांआरा, रोजी, यास्मीन, अंजुमारा और अख्तर आरा बड़े तख्त पर बैठी हैं। जहांआरा रोजी के 3 माह के बच्चे को गोद में लिए खिला रही है। रोजी जहांआरा के 2.5 माह के बच्चे को गाड़ी पर झुकी
बेबी टॉक में मशगूल है। फिर वो दोनों लड़कियों को मुखातिब करके कहती है, कलकत्ते में मैंने बसंत से कहा जहां आरा के बेटे का नाम इसके बाप अजमल हुसैन के नाम के वजन पर अकमल रखा गया, मैं अपने बेटे का नाम अकमल के वजन पर कमल रखूंगी। बसंत हंसने लगे, बोले, संस्कृत में किसी शब्द का मुखालिफ शब्द बनाना हो तो इसके शुरू में आ लगा देते हैं, देखो कहीं तुम्हारा अकमल कमल का मुखालिफ ना हो जाए। जहां आरा रोजी के बच्चे को इसके गदीले पर लिटाकर कहती है, क्यों मास्टर कमाल, तुम बड़े होकर मेरे अकमल से लड़ोगे? नैयर उज़्ज़मा का 1.25 साला लड़का मुनव्वर उज़्ज़मा अपने गडोलने को बरामदे में ढकेलता फिर रहा था। तीनों बच्चों की आयाएं गुट बनाए सामने तालाब की सीढ़ियों पर बैठी पान चबा रही थी। रोजी सानियाल अपने शौहर, बच्चे और आया के हमरा चंद रोज कब कलकत्ते से ढाके आई हैं। रोजी, आप अपनी मुहिम का कुत्ता तो सुनाइए, जब आप कल लिली कॉटेज पहुंची तो क्या हुआ? अख्तर आरा पूछती है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कमल को लेकर लिली कॉटेज गई थी। मामा को कलकत्ते से खत लिख दिया था कि पापा के डर के मारे सीधी घर नहीं आऊंगी। वुडलैंड्स वाले बसंत के खानदानी दोस्त है। नर्मलेंदु राय ने इसरार किया कि ढाके जाओ तो हमारे यहाँ ही उतरना। ढाके पहुंचकर इसी शाम वुडलैंड्स से मैं लिली कॉटेज गई। मामा बेचारी सुबह से राह देख रही थी। सारा मिशन कंपाउंड फाटक पर जमा था। मैं कमल को लेकर लेडी रॉय की कार से उतरी। बसंत बाबू साथ गए थे? यास्मीन मजीद ने पूछा। नहीं, मामा तो रोती हुई आकर लिपट गई। बेचारी ने फूलों से सारा घर सजाया था, दावत का इंतजाम किया था। मैं अंदर गई तो बोली, तुम्हारे पापा अपने कमरे में बैठे हैं, चली जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। मैं सहमी से भी अंदर गई। पापा खिड़की में खड़े कुछ पढ़ रहे थे। मामा ने कहा, पॉल। वो कुछ न बोले। मालूम था मैं दहलीज पर खड़ी हूँ। मामा ने फिर कहा, पॉल, खुदा बाप के नाशुक्रे न बनो। 1 साल हुआ तुम्हारी लड़की इस तूफानी रात मौत के मुंह में जाने के लिए घर से निकली थी। खुदा बाप ने इसे जिंदा सलामत रखा, इसे बरकत दो। देखो, इसके साथ एक नन्हा फरिश्ता तुम्हारे घर मेहमान आया है। गुड ओल्ड मामा, मैंने दिल में कहा। गरज के पापा शायद क्यू के इंतजार में खड़े थे। जरा चेहरा सख्त करके मेरी तरफ मुड़े, ऐनक माथे पर सरकाई, जरा झिझक कर आगे बढ़े और मेरे सर पर हाथ रखा। कमल अपनी गूंगा करने लगा। पापा बोले, खुदा बाप लंबी उम्र करे, और पुरतकल्लुफ लहजे में मुझसे पूछा, क्या नाम रखा है? कमल, मैंने जवाब दिया। बसंत बाबू के लिए कुछ ना पूछा? जहां आरा ने दरियाफ्त किया। नहीं। चलो खैर, कुछ तो बर्फ पिघली। अख्तर आरा बोली। बिल्कुल पिघल गई। कुछ देर बाद पापा ने कमल को गोद में लिया, इससे लाड प्यार करने लगे। इसने लेके इनका सूट भी खराब कर दिया। मगर फिर वो क्या तो है, मगर फिर वो उसे अपने से अलग न करे। जब मैं चलने लगी तो पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं वुडलैंड्स में ठहरी हूँ। कहने लगे, क्यों, क्या ये घर तुम्हारा नहीं? मैंने कहा, कल आ जाऊंगी। चुनाचे दूसरे रोज मैं गई तो वो जैसे कमल के इंतजार में बाहर ही टहल रहे थे। उसे देखकर खिल उठे। मामा ने चुपके से पूछा, बसंत बाबू को न लेती हैं? मैंने जवाब दिया, कल आऊंगी, आप जरा रास्ता हमवार रखिए। फिर लेकर गई बसंत बाबू को? यास्मीन मजीद ने दरियाफ्त किया। नहीं, कल तो नहीं जा सकी, परसों नरसों किसी रोज जाऊंगी। इतनी देर क्यों लगा रही हो रोजी आपा? मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन ले जाऊं। यास्मीन ने अपने साबिक गुस्तानी से कहा। रोजी चुप हो गई। इतने में मास्टर अकमल हुसैन मुर्शिदादा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पांचों लड़कियां उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। जहां ने रोजी से कहा, बसंत बाबू को आज ही लिली कॉटेज ले जाओ रोजी। कल शाम तो हम लोग सर परितोष से बातों में लग गए थे। मेरे ससुर बसंत को दिल्ली भेजने की फिक्र में है। वो वहां रहकर कानून की प्रैक्टिस शुरू करें। नई दिल्ली में उनकी कोठी भी है, उसके किराएदार के जाने का इंतजार है। इस सिलसिले में जरूरी बातें होने लगी और आज शाम को सर परितोष और लेडी राय ने हम दोनों के एजाज में डिनर किया है, इसलिए आज भी ना जा सकेंगे। सर परितोष और उनके डिनर की वजह से रोजी तुम अपने माँ बाप के घर नहीं गई? जहां ने कहा। जहां रोजी ने आहिस्ता से जरा कोफ्त के साथ जवाब दिया, मैं बसंत को वो फटीचर लिली कॉटेज दिखाना नहीं चाहती। जहां ने आंखें फाड़कर उसे देखा। रोजी, तुमको अब अपने घर से शर्म आती है? अपने वालिदैन को अपने पौष शौहर से मिलाते भी शर्म आती है? तुम झेपती हो कि पादरी बनर्जी की लड़की हो। इस वक्त बेगम कमरुज़्ज़मा अपने कमरे से निकली। ढाके की सुर्ख पाड़ वाली सफेद साड़ी बंगाली तर्ज से बांधे, बेहद नाजुक अंदाम आकर तख्त के किनारे पर टिक गई। कमल को गोद में लेकर करीब आई। माला को अबरू से इशारा किया। वो अंदर से संदूकचा निकाल कर लाई। बेगम साहिबा ने संदूकचा खोलकर 201 रुपए के नोट निकाले और कमल के गदीले के नीचे चुपके से सरका दी। और सुनाओ रोजी, माँ बाप से सुलह सफाई हो गई? उन्होंने दरियाफ्त किया। जी हाँ, अच्छा हुआ, अल्लाह मुबारक करे। लड़कियों से चंद मिनट बातें करने के बाद बेगम कमरुज़्ज़मा अंदर वापस चली गई।
रोजी ने कीमती जॉर्जेट की साड़ी पहन रखी थी और मोंगे का पूरा सेट। माला नजदीक आकर बड़े इश्तियाक से उसके के गहने छू छू कर देखने लगी। अर्जुमन मंजिल के ख्वासों के लिए बेचारे गरीब पादरी साहब की बिटिया के बड़े घराने में शादी नहायत अहम वाक़या थी। ख्वासों को यह भी मालूम था कि पादरी साहब से शादी से पहले रोजी की माँ गिरीबाला अर्जुमन मंजिल में मायागिरी कर चुकी थी। इस सब को वो किस्सा मालूम था, उन सबको वो किस्सा मालूम था किस तरह एक गरीब ब्राह्मण बाल विधवा ससुराल वालों के मजालिम से बचने के लिए फरीदपुर के गांव से भागकर अपने जमींदार आका नवाब कमरुज़्ज़मान चौधरी की पनाह में अर्जुमन मंजिल पहुंची थी। यहाँ बर्तन मांजने के काम पर लगा दी गई थी। किसी तरह नवाब साहब ने उसे अपने 9 उम्र बेटों की इनायत से बचाने के लिए अंग्रेज लाट पादरी की मेम के हवाले कर दिया, जिसने उसे ईसाई करके उसकी शादी नौजवान काले पादरी बनर्जी से कर दी। रोजी को भी माजी की इन तल्ख हकायत का शिद्दत से एहसास था। मुलाजमा मामा मुसाहिब खास की हैसियत रखती थी और साहबजादियों की गपशप में हिस्सा लेती थी। उसने रोजी से पूछा कि सब ससुराल से मिला है बीबी? हाँ माला। क्या क्या मिला? एक सेट हीरे का, 7 जड़ाव और सादे। ये वाला सेट हमारी शादी की पहली सालगिरह पर कमल के डैडी ने दिया था, अल्लाह मुबारक करे। मिसिस ईस्थर गिरिबाला बनर्जी ने अपने गले की बारीक तलाई जंजीर में मिनी सलीब जो मिनी सलीब आवाज़ें थी और कानों के मुख्तसर से फूल और 4 बारीक चूड़ियां उतारकर इसके लिए रख ली थी। जब लुधियाना मिशन के मिस्टर लूथर विश्वास से उसका रिश्ता तय हुआ था और पिछले साल जब रोजी ने कलकत्ते से उनको अपनी शादी की इत्तला भेजी तो मिसेस बनर्जी ने घर के खर्च में से थोड़े पैसे बचाकर अपने बनाए हुए अचार मुरब्बे मेजपोश और स्वेटर बेच कर रुपया जमा किया और सारी उम्र की गृहस्थी में जो चंद 100 रुपए उन्होंने पसंद अंदाज किए थे उनको इस रकम में मिलाकर ढाके के मकसूद खोखले सोने का एक सेट खरीद लाएं और 3 रेशमी साड़ियां। उनकी अपनी शादी में उनके अंग्रेज मुरब्बी राइट रेवरेंड अल्फ्रेड ब्राउन और मिसेस ब्राउन ने चांदी का टी सेट दिया था, उन्होंने उसे भी रोजी के लिए महफूज रखा हुआ था। ये सब चीजें जब रोजी पहले रोज लिली कॉटेज ले गई तो उन्होंने एक सूटकेस में रखकर उसे दी। रोजी सान्याल ने आज अर्जुमन मंदिर में अपनी बुलंद मर्तबत सहेलियों से और माला से इस कम माया जहेज का जिक्र न किया। अर्जुमन मंजिल की एक बांदी चाय की कश्ती लेकर हाजिर हुई, जहां आरा ने अकबल को अख्तर आरा की गोद में दिया और चाय बनाने में मसरूफ हो गई। नवाब कमरुज़्ज़मान चौधरी बाहर तशरीफ लाए। 5 लड़कियां ताजीमन खड़ी हो गई। उन्होंने रोजी से बात की, उसके बच्चे के सर पर हाथ फेरा। क्या नाम रखा है? कमल कुमार सान्याल। अकमल के वजन पर, अख्तर आरा ने खुशी से कहा और बसंत कुमार सान्याल की कही हुई बात दोहराई के किसी लफ्ज में आ की इजाफत से लफ्ज का उलट जाहिर कर दिया। क्यों बे, मेरे अकमल से लड़ेगा? कान खींचूंगा, नवाब साहब ने खुश दिली से कहा। जी नहीं नवाब साहब, रोजी ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया। अकमल कमल का मुखालिफ है तो वो इससे मेरे कमल से लड़ेगा। दोनों के कान खींचूंगा, बदमाशों को, बदमाश कहीं के। फिर नवाब साहब टहलते हुए बरामदे से नीचे उतर गए और पाईबाग की रविशों पर चहलकदमी करने लगे। कुछ देर कबल नय्युरुज़्ज़मा की दुल्हन 101 के रोड कमल के गदीले के नीचे सरगा गई थी, जहां आरा ने चांदी के नन्हे मुन्ने बर्तनों, नुकरई झुंझुनों, बेशकीमत अंग्रेजी खिलौनों और कपड़ों से भरा सूटकेस में 101 रुपए के दिया था। सूटकेस तख्त के नजदीक रखा था। पोतड़ों का रईस, रोजी ने चाय पीते हुए शगुफ्तगी से कहा। देखो हर तरफ 100 के नोट बिखरे पड़े हैं। रोजी के इस जुमले में तीनों नवाबजादियां और यास्मीन झेप गई। रोजी बतौर मिसेस सान्याल अपनी नई दौलतमंद हैसियत से बेहद मसरूफ थी। यास्मीन को बहुत मायूसी हुई, शायद रोजी आपा थोड़ी सी बददिमाग भी हो गई। वही रोजी जो आज से सिर्फ साल भर कबल सर पर कफन बांधकर मैदान कारजार में कूद पड़ी थी, पुलिस की लाठियां खाई थी, जेल में माफी मांगने से इनकार किया था। दौलत, मर्तबा और आराइश इंसान की इतनी जल्दी काया पलट कर देते हैं। अब ये किस मुरद्दिबाना अंदाज में मुझसे बातें कर रही हैं, क्योंकि मैं महज गरीब मौलवी की लड़की हूँ। मैं भी भूल गई कि साल भर कबल 15 रुपए माहवार पर मुझे ट्यूशन देती रही हैं, यास्मीन ने सोचा। एन इसी लम्हे रोजी ने उसे मुखातिब किया। अरे यास्मीन, अब तुम भी झटपट शादी कर डालो, दीपाली को भी चाहिए ब्याह कर ले और निकले अपने इस डिप्रेसिंग चंद्रकुंज से। वो दीपाली दीदी का घर है रोजी आपा, और वो उनके लिए शायद बिल्कुल डिप्रेसिंग नहीं है, यास्मीन ने नरमी से जवाब दिया। नॉनसेंस, शादी से पहले माँ बाप का घर लड़की के लिए कैद खाना होता है।
आजादी तो शादी के बाद मिलती है, खुद मुख्तारी की जिंदगी क्यों जहारा मुस्कुरा कर खामोश रही। रोजी नुमाइश पसंद, छिछोरी और बददिमाग होने के अलावा जरा सी बेवकूफ भी हो गई है, जहारा ने अफसोस के साथ सोचा, और उसे एक नहायत कमीना ख्याल आया, आखिर है तो हमारी पुरानी नौकरानी की औलाद। दूसरे लम्हे उसे अपने इस ख्याल पर मजामत हुई। उसने जल्दी से कहा, अरे दीपाली का ब्याह होगा तो देखना मैं कैसी धूमधाम करूंगी। उसके बाबा तो कुछ करने से रहे, साधु आदमी ठहरे। मैं 2 महीने पहले से दिनाजपुर आ जाऊंगी, सारा इंतजाम खुद करूंगी, मगर वो रोजी की तरह छुप कर किसी से ब्याह न कर ले, सिविल मैरिज। आपा तुम अपने हाथी भी लेती आना दिनाजपुर से, अंजुमन आरा ने हुक्म दी। जरूर, हाथी घोड़े पालकी सब लाऊंगी, मगर दीपाली कोई मुर्गा ढूंढे तो सही, जैसे रोजी ने ढूंढ लिया। दीपाली है कहाँ? तुम ससुराल से आई हुई हो, क्या तुमसे मिलने उसे नहीं आना चाहिए था? रोजी ने जरा बुलंदी से तुर्श लहजे में कहा। आपा के ढाके आने से पहले ही दीपाली दीदी रेडियो प्रोग्राम के लिए दिल्ली बुलाई गई। आजकल ये खबर गर्म है कि उमर आए डॉक्टर सरकार से ब्याह करने वाली है। शायद दीपाली दी को ये बात पसंद न हो और इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा घर से दूर रहती हो, अख्तर आरा ने कहा। डॉक्टर सरकार से उमर आए? मैंने तो वुडलैंड में कोई तस्करा नहीं सुना, रोजी ने हैरत से कहा। क्यों? उमर आए जैसी हैं वैसी हैं। डॉक्टर सरकार ने उन्हें कबूल कर लिया तो उमा देवी की खुशकिस्मती होगी, मगर दुनिया यही समझेगी डॉक्टर सरकार ने उमर आए की दौलत से शादी की है, जहां ने जवाब दिया। अंजुमन आरा उठकर अंदर गई और एक कीमती विलायती खिलौना लाकर कमल के करीब रख दिया। हाय, तुम लोगों ने कितनी प्यारी प्यारी चीजें कमल को दी हैं, रोजी ने तीनों नवाबजादियों को मुखातिब किया। डोंट बी सिली, जहां आरा बोली। तख्त के किनारे बैठी हुई यास्मीन ने सोचा, मेरा तोहफा इन सब तहफ के मुकाबले में हकीर और कम कीमत है, मगर मैंने कितने प्यार से बच्चे के ये 2 फ्राक सीकर उन्हें दिए हैं। उन्होंने मेरे प्रेजेंट का जिक्र तक नहीं किया। अब वो दोस्ती को तहफ की कीमत से मापा करेंगी। लेडी अर्चना राय ने तो बस एक चेक दे दिया, रोजी बेपरवाही के लहजे में कह रही थी कि कमल के नाम जमा करवा दूं। वैसे तो उसके ठाकुरदादा ने उसके पैदा होते ही बैंक में उसका अकाउंट खोल दिया है। बेचारी रोजी नई नई दौलत पाकर बौखला गई है, चारों लड़कियों ने सोचा। बरामदे से मोटर आने लगी और नवाब अजमल हुसैन मुर्शिद ज्यादा चूड़ीदार पजामा, स्याह शेरवानी, तुर्की टोपी नीचे उतरे। बरामदे में आकर वो तख्त के करीब जरा ठिठके। जहां आरा ने रोजी से उनका तारुफ कराया, उन्होंने जरा घबराकर आदाब इनाज शरीफ कहा और जीने के सिर चले गए। ये 5 चबाते भद्दे हबशी नुमा बदहयात मैट्रिक फेल जागीरदार जहां के खुदाई मजाजी, रोजी सोच रही। असरार खुदाबंदी, मैं जहां आरा को कितना खुशकिस्मत समझा करती थी और खुद को कितना बदनसीब। मुझे बसंत कुमार सान्याल जैसा दिलकश और स्मार्ट शौहर मिला। जहां आरा बेचारी की तकदीर में नवाब अजमल हुसैन लिखते थे, असरार रब्बानी। नवाब कमरुज़्ज़मा पाई बाग में हवाखोरी करके बरामदे की तरफ आ रहे थे। अरे भाई बेगम, जरा यहाँ आइएगा, मेरी सफेद शेरवानी कहाँ है? ऊपर जीने पे आकर नवाब अजमल हुसैन ने आवाज दी। जी अभी आई। और ताजा पान? जी आती हूँ। जहां आरा ने फौरन अकमल को तख्त पर लिटाया और चप्पल पैरों में डालकर बसूरत जीने की तरफ भागा। नवाब कमरुज़्ज़मा इस वक्त बरामदे में पहुंचकर गैलरी की जानिब जा रहे थे। उन्होंने कर्क के साथ जहां आरा पर नजर डाली। बेजबान मलिहा चौधरी की बेजबान भतीजी, उसी की तरह पतिव्रता मलिहा की शादी एक गरीब किसान मौलवी के साथ कर दी गई थी। वो इससे निभाह ले गई, लेकिन ये कॉलेज की तालीम याफ्ता लड़की भी इस जबरदस्ती की बेतुके रिश्ते को किस सलीके से निभा रही है। मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ बच्ची, और अपनी मजबूरियों से शर्मिंदा हूँ। मैं तो सारी उम्र मलिहा से भी नादिम रहा, मगर मेरी मज़ाहमत से मलिहा नदामत से मलिहा के लिए क्या फर्क पड़ा? मेरी शर्मिंदगी या पशेमानी से तेरे लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू मरते दम तक अपने इस नामाकुल खुदाए मजाजी की इसी तरह खिदमत करती रहेगी मेरी बच्ची, मेरी बेचारी बच्ची। काश मैंने रेहान से तेरा ब्याह कर दिया होता, शायद मैं मलिहा की रूह के सामने भी सुरखरू हो सकता। काश वो आहिस्ता आहिस्ता गैलरी में से गुजरते अपनी जाय पनाह अपने कुतुब खाने की तरफ चले। वुडलैंड से मिसेस बसंत कुमार सान्याल का वुडलैंड से मिस्टर बसंत कुमार सान्याल का फोन आया। थोड़ी देर में मिसेस सान्याल के लिए कार भेज दी जाएगी। नैयर जुमाने बरामदे में आकर रोजी से कहा, रोजी की आया तालाब के
मुंडेर पर से उठकर आई और कमल का सामान और तहफ पैक करने में मसरूफ हो गई। कमल और अकमल दोनों बराबर गदीलों पर पड़े बेखबर सो रहे थे। 2.5-3 माह के दो मुख्तसर, कमजोर, नाजुक, नन्ही मुन्नी सी जाने। सूरज गुरूब हो रहा था। तालाब का पानी का रंग गुलनार हो गया। गुलाब खास के नीचे रखे विक्रम आदित्य के सिंहासन की रंगीन मूर्तियां किरणों में झिलमिला उठी। झुटपिटे का वक्त कमरों के अंदर बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है। नवाब कमरुज़्ज़मा घबराकर अपने कुतुब खाने से पहलू के बाग में उतर गए और टहलते हुए तालाब के किनारे आकर राज सिंहासन पर टिक गए। बरामदे में तख्त पर लेटे हुए दोनों बच्चे सोते में गुनगुनाए। सुना है जब नन्हे बच्चे कोई प्यारा सा ख्वाब देखते हैं तो गुनगुनाते हैं। यास्मीन ने मुस्कुरा कर बच्चों पर नजर डाली। इसी लम्हे उसने दिली दिल में रोजी के नए कमीनेपन और नौ दौलतीपन को माफ कर दिया और अपनी फितरी नेक दिली से उसे मुखातिब किया। रोजी आपा, आपने यह नाम खूब रखा। कमल बवज़न अकमल और दोनों एक महीने एक सन की पैदाइश, दो नए हिंदुस्तानी इंसान, जदीद तरीन मॉडल, रोजी ने कहा। दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। रोजी आपा, सरोजनी देवी की एक नज्म है। फनकार यास्मीन कमल और अकमल को देखते हुए आहिस्ता से बोली। फनकार यास्मीन कमल और अकमल को देखते हुए आहिस्ता से बोली, सो जाओ मेरे बच्चों, सुबह तक के लिए महफूज और मामून सोते रहो कि हमारा रब जगह बहुत तवील है। जितनी देर तुम सो हम खेती बोएंगे। हम आरजुओं और रंजों और आंसुओं से भरपूर सपने बोते हैं ताकि जब तुम जागो तो उनकी फसल काट सको। बच्चों, सुबह होती है, रात गुजर गई, हमारी मुशक्कत खत्म हुई, हमारी खेतियां लहरा रही हैं। हमारे हाथ कमजोर थे लेकिन अंधियारे में हमने तुम्हारी आने वाली शान शौकत के ख्वाब देखे। तुम्हारे बीजों को अपने आंसुओं से सींचा। हमारा रत्न जगह खत्म हुआ। जागो बच्चों, हमने सपनों की जो फसल तुम्हारे लिए बोई है उसके सिले में हमारी मेहनतों के समर को तुम तौसीफ से याद करोगे। याद दुख से हमें मुल्जिम ठहराओगे या हमें माफ कर दोगे। यास्मीन मजीद ने सर उठाया। नवाब कमरुज़्ज़मा बरामदे में आ चुके थे और तख्त के करीब खड़े गौर से सुन रहे थे। उन्होंने यास्मीन के सर पर हाथ रखा और चुपचाप वापस अंदर चले गए। पाई बाग के दरख्त शाम की सुनहरी हवा में लोरियां गुनगुना रहे थे। कमल और अकमल बेखबर सोया किए। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, अगर तुम्हारा वो खत मुझे उस दिन पहले, एक दिन पहले मिल गया होता तो शायद हम लोग आज यहाँ न होते, दीपाली ने कहा। हिस्पानी लिबास पहने मिस्ट्रेस सरस्वती ने केले के झुंड में से निकलकर कहवे की कश्ती मेज पर रखी। एक बर्ड्स ऑफ पैराडाइज रेन ट्री के शाखों से उतर के नीचे आई और घास पर चलने लगी। यास्मीन उससे गौर से देख रही थी। पहाड़ी के नीचे स्पेनिश कॉलोनियल विजे के बंगले में क्लिस्पो म्यूजिक की आवाज आने लगी। शोनू की गर्लफ्रेंड सैन फ्रेंडिंडो से आई हुई है, दीपाली ने कहा। पानी की एक बूंद टप से मेज पर आन गिरी। यास्मीन ने ऊपर देखा। बादल करीबीन पर से सिरकते टीले के सिमट आ रहे थे। चौड़े पत्तों और मोटे तने वाले रेन ट्री के झुरमुट में शफाफ नाला बह रहा था। सर पर सुर्ख बुंदकियों वाला बुंदना बांधे स्कर्ट में मलबूस एक ईस्ट इंडियन औरत नाले के किनारे कपड़े धो रही थी। सामने एक दरख्त पर बने ट्री टॉप हाउस पर बोर्ड लगा था, डॉक्टर बिनोय चंद सरकार, प्लांटेशन मेडिकल ऑफिसर, डिस्पेंसरी। इस दरख्त के नीचे भी परिंदे फिरदौस उड़ते फिर रहे थे। चंद मरीज जमा थे, चीनी, ईस्ट इंडियन, नेग्रो, अपनी अपनी जन्नतों से निकाले हुए इंसान। आदमी की आदत है उसकी जन्नत से निकालो तो वो अपने लिए बड़ी बुरी भली एक और जन्नत बना लेता है। दीदी क्या हुआ था? यास्मीन ने कमजोर आवाज में पूछा। मास्टर का फूल, मिस्ट्रेस सरस्वती ने बंगले के बरामदे से आवाज दी। दीपाली ने कहा, अभी आई, और उठकर बंगले की सिम चली गई। मिस्ट्रेस सरस्वती बाहर आकर कुर्सी पर बैठी और बोली, हमारा मेम साहब कहते हैं तुम डांसर है, पाकिस्तान से आया है। हाँ मिस्ट्रेस सरस्वती, हम तुम्हारा मेम साहब को बहुत जमाने से जानता है, यास्मीन ने बंगला उर्दू में जवाब दिया। हम और दीपाली मेम साहब एक ही कंट्री का रहने वाला है, मतलब पहले एक ही कंट्री का। तुम सैनमवी नाश्ता है मिस कुक्कू, जैसे मिस कुक्कू। मिस्ट्रेस सरस्वती ने खड़े होकर 2-3 चक फेरियां ली। यास्मीन खिलखिलाकर हंस पड़ी।
सुर्ख बंदाना वाली औरत स्कर्ट घुमाती, कपड़ों की टोकरी कमर पर रखे नाले की तरफ से आई। गार्डन अम्ब्रेला के करीब पहुंचकर उसने टोकरी घास पर रखी। मिस्ट्रेस सरस्वती के साथ नाचने लगी। अब वो दोनों हिस्पानी रक्स कर रही थी। समरसेट मॉम के किसी कबलस जंग इस्तिवाई सेटिंग का नॉवेल का सीन। यास्मीन ने आंखें भरी। सुर्ख बुंदाना वाली औरत ने गले में पंजतन पाक का बड़ा सा तावीज पहन रखा था। वो मिस्ट्रेस सरस्वती से ज्यादा खूबसूरती से नाच रही थी। दीपाली बंगले से वापस आई, कुर्सी पर बैठकर चाय बनाने लगी। कितनी बेफिक्री की जिंदगी है यहाँ, यास्मीन ने सोचा। ये लड़की बहुत अच्छी डांसर हो सकती है। कौन है? यास्मीन ने पूछा। मिस्ट्रेस खैरुन्निसा, बाबा के कंपाउंडर शराफत अली की बीवी, दीपाली ने जवाब दिया। मिस्ट्रेस खैरुन्निसा ने अकीदत से पूछा, आप पाकिस्तान से आया है? हाँ, यास्मीन ने जवाब दिया। आपने नूरजहां को देखा है? कौन नूरजहां? मेरे लिए जहान में बेचैन है न करार है। मेरे लिए जहान में चैन है न करार है, मिस्ट्रेस खैरुन्निसा ने गाकर जवाब दिया। खानदान मूवी वाला। हमने सब मूवीज देखी है। कंगन, बंधन, गाजी सलाहुद्दीन सिकंदर, जिंदगी है प्यार से प्यार में बिताए जा, इसके हुजूर में अपना सर झुकाए जा। मगर ये तो बहुत पुरानी फिल्म है, यास्मीन ने कहा। बस वही यहाँ चलता है। और 2 नई फिल्में देखा, अंदाज और बरसात, मिस्ट्रेस सरस्वती ने जवाब दिया। हम लोग मिस साहब पर मूवीज देखकर बहुत खुश होता है। हमें पता चलता है हमारा ओल्ड कंट्री ऐसा ही होगा, मिस्ट्रेस खैरुन्निसा ने उदास आवाज में कहा। दीपाली की आंखों में आंसू आ गए। वो दूसरी तरफ देखने लगी। फॉरगेट इट दीदी, यास्मीन ने कहा। तुम बहुत खुश हो। तुम दुनिया के टॉप पर हो, वर्ल्ड टूर पर निकली हो। अपने मुल्क के मशहूर डांसर और ढाका के अब भी तुम्हारा वतन है, दीपाली ने जरा तुर्शी से जवाब दिया। सॉरी दीपाली दी, यास्मीन ने कहा। वाकई में बहुत मसरूर हुई। सारी दुनिया अब मेरे कदमों में है। कामयाब कैरियर, अनगिनत मद्दार, ग्लैमर, पब्लिसिटी, शोहरत। इन बेचारी दीपाली दीदी को क्या मिला? और जहां रापा को महज मायूसी। लेकिन मुझे रोजी सान्याल की तरह अपनी कामयाबी पर मगरूर नहीं होना चाहिए। वो मैंने अपनी कामयाबी की भारी कीमत अदा की, अपने अब्बा को डिफाई किया, मगर आर्टिस्ट की लगन, उसने बावाज़े बुलंद इजाफा किया। बॉश, दीपाली बोली, फिर अचानक चुप हो गई। शायद ये मुझसे जलने लगी है। उन्हें अब कौन जानता है, मुझे सारी दुनिया जानने लगी है। जेरल्ड कहता है अगर कोशिश की जाए तो मैं अपने मॉडर्न ओरिएंटल बैले का न्यूयॉर्क में बाकायदा स्टूडियो कायम कर सकती हूँ, मगर अभी ये बात उनको नहीं बताऊंगी और जल जाएंगी। क्या पता लाओ शऊरी तौर पर मुतासिब भी हो। बहरहाल ईस्ट पाकिस्तान से उनको निकलना ही पड़ा। नहीं, पुरानी मार्क्सिस्ट है, मुतासिब तो शायद नहीं, इतनी पुरानी दोस्त है। अगर उनको ये बता दूं कि हैंडसम मशहूर अंग्रेज फैशन डिजाइनर जेरल्ड फिलोमेंट से शादी करने वाली हो तो वो शायद और हसद करे। नहीं बताऊंगी, नजर लग जाएगी। परीजाद जेरल्ड एक तरफ, बेमिसाल यूनानी मुजस्समा, और एक तरफ इन बेचारे के मोटे काले ललित मोहन सैन। वो तो जहां आपा के मियाँ से भी गए गुजरे हैं। सरस्वती और खैरुन्निसा घास पर बैठी एक अजनबी जबानों में गुफ्तगू कर रही थी। शोनू ने बंगले के बरामदे में आकर आवाज दी, दीदी आपका फूड। दीपाली फिर उठी और इमारत की तरफ चली गई। सरस्वती ने आहिस्ता से पूछा, मिस साहब, हमारा मेम साहब रो क्यों रहा था? हमने देखा है वो कभी कभी ऐसे ही बैठे बिठाए रोने लगता है। मालूम नहीं मिस्ट्रेस सरस्वती, शायद उनको अपना कंट्री याद आता है। और कौन? यास्मीन ने जल्दी से बात बनाई। वो मिस्ट्रेस सरस्वती, उधर ढाके में दीदी का एक फ्रेंड था, जहां आरा बेगम। मिस्ट्रेस खैरुन्निसा ने खुशी से दोहराया। बादशाह की बेटी? नहीं, एक मामूली से नवाब की बेटी। फिर क्या हुआ? दोनों औरतों ने बेसब्री से पूछा। जहारा बेगम का लव स्टोरी बहुत ट्रेजिक है। उनको याद करके तुम्हारा मेम साहब दुखी हो जाता होगा। क्या हुआ? आज की वासुकी? सरस्वती ने पूछा। खैरुन्निसा ने सवाल किया, इसके मजाजी या इसके हकीकी? हीरो कौन था? ये औरतें बेहस सिनेमा देखती थी। खैरुन्निसा, शायद इसके मजाजी और हकीकी दोनों थे। जहां आपा अपने कजिन को लव करता था और वो उसको।
समझ गया मिस्टर सरस्वती ने अमानियत से कहा। फिर उनका कजिन उनको छोड़कर भाग गया, क्यों? हाय 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 रे, आइडियोलॉजी की खातिर। आइडियोलॉजी क्या? खैरुन्निसा ने दरियाफ्त किया। मतलब ऐसा कि गरीब अमीर सब बराबर होना चाहिए। हीरो अमीर लोग को हेट करता था, हीरोइन बहुत अमीर था। इस जमाने में खैरुन्निसा लड़का लड़की आइडिया या आइडियोलॉजी की खातिर एक दूसरे को छोड़ देता था। तब तो वो पागल लोग थे। सरस्वती ने कहा, हाँ एकदम पागल। और अगर सोचो तो हम भी पागल है। हमने आइडियोलॉजी की खातिर डांस सीखा कि हमारा देश में कल्चर खूब फले फूलेगा। हमने उसके लिए बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया। हमारे एक अंकल का दोस्त सेंट्रल मिनिस्टर था, उसने हमें फॉरेन टूर पर भेजा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। कौन गवर्नमेंट? सरस्वती ने पूछा। हमारा अपना पाकिस्तान गवर्नमेंट। तुम लोग तो अभी ब्रिटिश कॉलोनी है तो ठीक है, आराम से है। आहा, तुम्हारी मेंटेलिटी अभी तक कॉलोनियल है, यास्मीन ने हकारत से कहा। बेचारियां गुलामों की औलाद, खुद गुलाम। और तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है? सरस्वती ने चमक कर पूछा। न्यू वर्ल्ड में पैदा होकर हिंदी नजात मजदूर भी निडर हो जाते हैं और बेअदब। अब इन जाहिलों से कौन बहस करे? वो चुप हो गई। दीपाली वापस आई। मेरे शौहर का फोन आया था कि तुमसे कह दूं, उन्होंने कल रात को तुम्हारे लिए डांस का प्रोग्राम गवर्नमेंट हाउस पे रख दिया है, गवर्नर जनरल के लिए। गवर्नर जनरल के लिए? यास्मीन ने खुशी से उछलकर दोहराया। मिस्टर सरस्वती ज़रा लब मुस्कुराई, कहवे की ट्रे उठाकर बंगले की तरफ चली। यास्मीन ने उसकी तंजिया मुस्कुराहट देखी और झेप गई। अच्छा, अब हम भी चलता है, खैरुन्निसा ने कहा। सर खर्क करके मुस्कुराई और कपड़े की टोकरी उठाकर शागिर्द पेशे की सिमत रवाना हो गई। अजीब मस्खरी औरतें हैं, यास्मीन ने इज़हार ख्याल किया। तुम किन लोगों पर में फंसी? बहुत भले लोग हैं, दीपाली ने जवाब दिया। इन्हें यकीनन हम और तुम मस्खरे लगते हो। अपनी सरजमीन को छोड़े इन्हें 100 साल से ऊपर हो गए, अब तक उसे याद करते हैं। ये खैरुन्निसा और सरस्वती इन दोनों के पुरखे यूपी के जिला आजमगढ़ से आए थे 100 साल पहले, जब अंग्रेजों ने यहाँ अपने निगरो गुलामों को आजाद किया था। तब उनकी जगह अपने नए हिंदुस्तानी गुलाम यहाँ मंगवाए थे। अभी आधे स्पेनिश, आधे ईस्टर्न यूपी के हिंदू या मुसलमान, आधे ब्रिटिश है। 17वीं सदी के अंग्रेजी अल्फाज यहाँ राइज है। पचमेल जबाने बेचारे अब तक बुश कुली कहलाते हैं, मगर ये बड़े ज़हीन लोग हैं, इन्हें मामूली मत समझना। दीदी, कहाँ से कहाँ बात निकल गई? कुछ देर हुई, मैंने आपसे पूछा था क्या हुआ था, उसका जवाब तो दीजिए। मुझे अब तक मालूम नहीं क्या हुआ था, जरा सोचने की बात है। सन 42 के बाद आपसे अब मुलाकात हुई और इस अजनबी दूर उफ्तादा जगह आखिर हुआ क्या था? दीपाली ने एक बर्ड ऑफ पैराडाइज को देखकर कहा, देखो ये कितने खूबसूरत परिंदा है। दीदी प्लीज बात मत टालिए। यास्मीन भाई, तुम तो हमेशा की नोजी पार्कर हो, पूरी बात बताइए ना। आप सन 42 में जब जहां आरा की शादी हुई, आपा की शादी हुई, उसके बाद कभी उनसे मिली क्यों नहीं? वो जब भी दिनाजपुर से ढाका आती, आपके लिए मालूम करवाती, इत्तला मिलती कि शांति निकेतन में है या रेडियो प्रोग्राम के लिए कलकत्ता गई। नहीं, मैं चंद एक बार जहां आरा से मिली थी। दरअसल उससे नजरें चार करते हुए मुझे एहसास जुर्म सताता था। आखिर क्यों, क्या हुआ था? दीपाली हंस पड़ी। क्या हुआ था? उसने दोहराया। कुछ भी नहीं। जहां आरा की शादी की इत्तला का जब तुम्हारा खत आया, उससे सिर्फ 2 रोज पहले कबल उमा राय शांति निकेतन पर पहुंची। मुझसे बहुत मेलोड्रामेटिक अंदाज में कहा, रेहान अपनी कजिन का बचपन का मंगेतर है, तुम बीच में आ गई, बड़े शर्म की बात। तुम अपनी सहेली की जिंदगी बर्बाद कर रही हो, अपने नेक दिल बाप को सदमा पहुंचा रही हो। जहां आरा और डॉक्टर सरकार दोनों कहीं तुम्हारी वजह से अपनी जानों से हाथ न धो बैठे। जब से मैंने बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर जहां आरा की अलमारी में रेहान की तस्वीर रखी देखी थी, मैं भी भौचक्की थी और एहसास जुर्म मारे डाल रहा था। उसके बाद मैंने रेहान से बात नहीं की। उनके बहुत इसरार पर जब उनको वजह बताई तो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया, किस तरह उनकी निस्बत टूटी और वो उनसे मेरी मुलाकात के पहले की बात। फिर भी मुझे तशफ़ी नहीं हुई। बहुत समझा बुझाकर रेहान ने मुझे उनसे ब्याह कर लेने पर राजी कर दिया। लेकिन अब शांति निकेतन पहुंचकर उमा देवी कहने लगी, जहां आरा अब तक ये आस लगाए बैठी है कि रेहान शायद अर्जुमन मंजिल वापस आ जाए और नवाब उससे शादी कर लेने के लिए तैयार भी हो जाए। अगर तुमने रेहान से ब्याह रचा लिया तो जहां आरा गरीब शायद जहर खा ले। और नशीन मोमडन लड़कियों के ऐसे ट्रेजिक किस्से सुने हैं
अलावाजी रेहान ऐसा नाकाबिल एतबार शख्स है, जब उसने अपने कजिन से बेवफाई की है, जिसके बाप के रुपए से वो विलायत पढ़ने गया था, तो वो भला तुम्हारा कब तक साथ देगा, तुमको भी छोड़ देगा, फिर तुम क्या करोगे? चंद कुंज के दरवाजे भी तुम्हारे लिए बंद होंगे, वगैरह वगैरह। मैं कमसिन थी और ना तजुर्बेकार, ये सब सुनकर दहल गई। उमराय के वापस जाने के बाद उसी रात मैंने रेहान को बड़ा कर्रा खत लिखकर मुझसे लिखा कि आइंदा मुझसे न मिले। उसी रात मैंने वो खत पोस्ट कर दिया। उसके दूसरे रोज तुम्हारा खत मिला, जिसमें तुमने इत्तला दी थी कि बेचारी जहांरा की शादी दिनाजपुर के किसी जमींदार से हो गई। अगर तुम्हारा वो खत मुझे 2 रोज पहले मिल गया होता तो मैं उमराय के भर्रे में ना आई होती और प्रोग्राम के मुताबिक रेहान से सिविल मैरिज करके कलकत्ता चली जाती। मगर खोनी को कौन टाल सकता है? रेहान कलकत्ता जा चुके थे। मेरा इताबनामा मौसूल होने के बाद उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश कभी नहीं की। मैंने उनको बहुत ही सख्त खत लिखा था आइडियोलॉजी की खातिर, यानी कि ये इंसान का दिल न दुखाए, और वो जहां आरा का दिल दुखा रहे थे और मैं अपने वालिद का। दीपाली दीदी, एक बात बताऊं, हम सब पागल लोग हैं बकौल मिस्ट्रेस सरस्वती। सिर्फ ओमा देवी सही दिमाग थी। और रेहान भाई के बारे में आगे मैं बताऊं, सुनिए। सन 45 में ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से एक लोकगीत कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद है? लोकगीत मंडलियां सारे मुल्क से आई थी। उस कॉन्फ्रेंस में रेहान भाई भी मेरे पीछे लग गए। रास्कल, दीपाली ने कहा लगाया, आप उसमें नहीं आई थी? मुझे मालूम हुआ था कि रेहान और ओमा वहां जाने वाले हैं, इसलिए नहीं गई। मुसलमान फोक सिंगर बहुत बड़ी तादाद में आए थे, क्योंकि बंगाल के फोक म्यूजिक ज्यादातर मुसलमानों की थी। ये दरअसल मुझे अब मशरकी पाकिस्तान बनने के बाद अंदाजा हुआ। रेहान भाई इन फोक सिंगर्स के कैंप के इंचार्ज थे। एक दस्ता मणिपुर से आया था। गारो हिल से मिस एलिस बार्लो को उन्होंने भगा दिया था। क्या जमाना था! मणिपुर के राजा का भाई कम्युनिस्ट लीडर था। आज ये सब से इतने अजीब मालूम होते हैं। पीपल्स थिएटर के लोग थे, क्या जोशो खरोश था! मालूम ही नहीं होता था कि सोनार बंगाल करीब तकसीम होने वाला है। बस सिर्फ यही ख्याल था कि अंग्रेज को निकालते ही मुल्क में दूध की नदियां बह जाएं। और कितनी जंगजू इस्तेलाहात थी। हमारी टोलियां स्क्वाड कहलाती थी। चाटगाम स्क्वाड, सुरमा वैली स्क्वाड, मणिपुर स्क्वाड, पीपल्स थिएटर स्क्वाड। दीदी, वहां उड़िया स्क्वाड ने एक गीत सुनाया था, इस पेट की खातिर मैं बंगाल गया, पापड़ बेले धान कूटे धान काटी चाकरी की, पीठ पर कोड़े खाए नाचा चरखा काटा, गालियां दी यमराज से मिला इस पेट की खातिर, और हम ढाके से निदा डा गए इस पेट की खातिर। दीपाली बोली। यास्मीन कहती रही, एक गौंड गीत था, मैंने गाय बेचकर जंगल का टैक्स दिया, बैल बेचकर अब भी काफी नहीं, अंग्रेज के राज में हम भूखे रहते हैं। हमें इस वक्त ऐसा पक्का मासूम यकीन था कि अपने कौमी राज में कोई भूखा नहीं रहेगा। और वो हैदराबाद का स्क्वाड, हम सुर्ख सिपाही शान वतन। रेहान के मुताल्लिक बताओ यास्मीन। हाँ दीदी, वो तो इस कॉन्फ्रेंस में मेरी बहुत सरपरस्ती करते रहे। मैंने उनको बताया मैं दीपाली सरकार की दोस्त हूँ, उन पर मुतलक असर ना हुआ। अचानक मैं बहुत बोर हो गई, तबीयत बेजार हो गई। पार्टीशन से जरा पहले मैंने अपने कट्टर मजहबी फजामत पसंद मौलवी वालिद और सारे घर वालों से बगावत करके एक स्कॉलरशिप पर भरतनाट्यम सीखने मद्रास चली गई थी। वहां से 1 साल बाद अपने एक रोशन ख्याल रिश्तेदार के पास सीधी कराची। वो बहुत बारसूख आदमी थे। उन्होंने एक बंगाली सेंट्रल सेंटर के जरिए कोशिश करके मुझे बाहर भिजवाने का बंदोबस्त किया। उन्हीं दोनों ढाका से जहां आरा आपा ने लिखा कि आप लोग चंद्रकुंज फरोख्त करके कलकत्ता और वहां से ट्रेन नोएडा जा चुके हैं। जहां आरा आपा को बड़ा अफसोस था कि जाते वक्त आपसे न मिली नहीं, खत तक न लिखा। उनको सदमा ज्यादा था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान की सियासत की तलखी आप दोनों के दरमियान आ गई। काश मैं उसे समझा सकती कि उसके सामना करने की मुझे हिम्मत क्यों ना पड़ती थी। शायद इससे भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था उसे भी। हालांकि उसे मालूम था कि कसूर मेरा बिल्कुल न था। उसकी बसंत निस्बत टूटने के बाद रेहान मुझसे मिले थे। बहरहाल हालात पर इंसान का बस नहीं। मैं तकदीर के कायल हो चुकी हूँ, शायद जहां भी तकदीर के कायल होगी। और जिस वक्त पार्टीशन हुआ, जहां दिनाजपुर में थी, मैं उससे किस तरह मिल सकती थी। वो हम लोग सन 48 तक ढाके में रहे। बाबा के एक मरीज मित्रा बाबू थे, उनकी बीवी बाबा से उमा के राय की शादी की बातचीत चला रही थी। मित्रा बाबू कलकत्ते के किसी मुसलमान से अपना मकान एक्सचेंज करके पाक सर्किस कलकत्ता चले गए थे। सर परितोष राय का खानदान भी जा चुका था।
वुडलैंड में ईस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई दफ्तर बन गया था। पार्टीशन से इन बड़े लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेडी राय ने इत्मीनान से ढाका आकर वुडलैंड का किराया वसूल करती, पुराने दोस्तों के साथ ढाका क्लब में अपनी शामें गुजारती और वापस चली जाती। कलकत्ता में वो लोग नर्मलेंदु के पास पालीगंज में मुकीम थे। नर्मलेंदु क्लाइव रोड का बड़ा कारोबारी था, बेहद शराब पीता था, कन्वर्ट बैचलर था। अब मित्रा बाबू ने कलकत्ते से बाबा को खत लिखा कि फौरन वहां आ जाएं। खोकू पहले ही वेस्ट बंगाल जा चुका था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वर्कर बन गया था। उसने कहा था वो सेकंड क्लास शहरी बनकर ईस्ट पाकिस्तान में नहीं रहेगा। बिल्कुल यही बात इंडिया से आने वाले मुसलमान वहां के लिए कह रहे थे। आखिर एक रोज बाबा रिक्शा पर बैठकर अर्जमंद मंदिर नवाब कमरुज्जमा से मशवरा करने गए। उन्होंने कहा, हरगिज मत जाओ, यहाँ डॉक्टरों की कमी है, हिंदू डॉक्टर सब जा रहे हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस चमक जाएगी। बाबा ने कहा, लेकिन मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? चंद्रकुंज एक बिहारी मुसलमान के हाथ औने पौने बेचकर हम लोग कलकत्ते रवाना हो गए। उस रुखसत करते वक्त नवाब कमरुज्जमा और अब्दुल कादिर कोचवान बहुत रोए। बेचारी जहां आरा दिनाजपुर में थी। गोलांदू घाट पर स्टीमर के फर्स्ट क्लास डेक पर चार्ल्स बार्लो अकेला एक कोने में बैठा बियर पीता नजर आया। बड़ा अलामती मंजर था। मालूम हुआ इंग्लिस्तान वापस जाने के बजाय ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वहां फार्मिंग करेगा। सियालदह स्टेशन पहुंचकर हम लोग सीधे मित्रा बाबू के यहाँ गए। बाबा ने दोस्ती की वजह से वर्षों का मुफ्त इलाज किया था। मित्रा बाबू मजे में थे। बिजनेस शुरू कर रखी थी, किसी तारिकुल वतन मुसलमान से तबादले में लिया हुआ बड़ा सा मकान था। मित्रा बाबू ने न जाने किस तरह ये तय कर लिया था कि बाबा उमा राय पर आशिक हो गए। लेडी राय भी चाहती थी कि उमा किसी से भी जल्द अज जल्द शादी कर ले और रेहान के फिक्सेशन से आदोहद हो। रेहान भी शहर में मौजूद थे। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। नया पार्टीशन हुआ था। कम्युनलिज्म बहुत शदीद थी। रेहान से दोस्ती की अफवाह की वजह से अपनी सारी दौलत के बावजूद उमा देवी के लिए रिश्ते मफकूद थे। नर्मलेंदु भी बहुत परेशान था। वो एक पक्का सरमायादार, वो बहन के सियासी रुझानात से हमेशा नाला था। अब उसने भी उमा पर शादी के लिए जोर डाला। आखिर एक रोज उमा देवी खुद ही आकर हड़बड़ाहट में बाबा से कह गई कि वो उनसे ब्याह कर लेगी। शायद उनकी स्कीम ये भी रही होगी कि ब्याह के बाद शौहर की मौजूदगी में रेहान से मिलना जुलना इतना काबिल एतराज न समझा जाएगा। मेरे बाबा बहुत सादा लोग हैं, वो किसी इंसान को बुरा समझ ही नहीं सकते। अगर उमा के वो भी मद्दाह न थे, उसके बावजूद चूंकि अपनी जगह से उखड़ चुके थे, वो किसी जज्बाती सहारे के मुतलाशी थे और उमा देवी उनको भी खूब फ्लैटर कर रही थी। मित्रा बाबू जो शादी की गुफ्तशुनी ढाके के जमाने से चला रहे थे, बड़े काइया बिजनेसमैन थे। बाबा राय खानदान के दामाद बन जाएं तो उनके जरिए वो नर्मलेंदु राय से अपने दसियों काम निकलवा सकेंगे, क्योंकि नर्मलेंदु इतना ब्राउन साहब और बददिमाग मुअज़्ज़ज़ आदमी था, मगरूर आदमी था कि कोई नत्थु खैरा उसके पास फटक न सकता था। मैं महवे हैरत ये सारा ड्रामा देख रही थी। उसूल परस बाबा ने मुझसे रेहान के बारे में कभी एक लफ्ज न पूछा। उमा देवी से मैं बहुत बात नहीं करती थी। बड़े शदीद तनाव में वक्त गुजर रहा था। अब देखो, क्लास की पैदाइशी हर दिमागी कभी जाती नहीं। उमा पुरानी फ्यूडल बाबा से शादी करने वाली थी, मगर हमारे कुनबे से उन इस तरह का बर्ताव करने लगी थी जैसे हम गरीब रिफ्यूजी लोग उनके मोहताज करम थे। मैं नौकरी की तलाश में सरगर्दा थी। बाबा मतलब जमाने की फिक्र में थे। चंद्रकुंज की कीमत का रुपया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जा रहा था। सोनू और टोनू आवारा गर्दी करने लगे थे। मित्रा बाबू के घर पर रहते हो हम लोगों को तकरीबन 1 साल हो गया। अब मिसिस मित्रा ने इसी माँ से लड़ना शुरू कर दिया था। उतारनी देवी, गॉड ब्लेस हर, खुद एक लड़का खातून घर में रोज खटपट होने लगी। मैं घबराकर बाहर निकल जाती। रेडियो प्रोग्रामों से जरा सी आमदनी हो जाती थी। बाकी वक्त में म्यूजियम या किसी लाइब्रेरी में गुजारती। मित्रा बाबू के घर वापस जाते मुझे वहशत होती थी। इस चीज से और ज्यादा कोफ्त होती थी कि रेहान इस शहर में मौजूद है और उनको मालूम है कि मैं किस हाल में हूँ, एक बेरोजगार रिफ्यूजी। एक सुबह मैं विक्टोरिया मेमोरियल में घूम रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं टीपू सुल्तान के बेटे अब्दुल खालिक के पोर्ट्रेट के नीचे खड़ी जाने क्या क्या सोच रही थी। सिराजुद्दौला, क्लाइव, कॉर्नवालिस, टीटू मीर। अचानक
उमा देवी की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा, वो किसी अंग्रेज के साथ वहां मौजूद थी। मुझे इससे मिलवाया। वो इनका लंदन का कोई पुराना हम जमात था, कलकत्ता आया हुआ था। इसे सैर करा रही थी। फिर इन्होंने निहायत बुलंदी से मेरा तारुफ कराया। मिस दीपाली सरकार, मेरे भाई नर्मलेंदु राय की पर्सनल असिस्टेंट। मैं हक्का बक्का इनकी शक्ल देखने लगी। गुस्से के मारे मेरा भेजा आउट हो गया। मैंने फौरन कहा, माफ कीजिए, आपको गलतफहमी हुई है, मैं किसी मिस्टर नर्मलेंदु की पीए नहीं हूँ। उमा देवी ने, जो इस वक्त विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर अंग्रेज दोस्त के साथ बड़ी शान से खड़ी थी, मुझे घूर कर देखा और इसी बरतानवी डचेस के अंदाज में, इसके मुताल्लिक हम फिर बात करेंगे, कम अलोंग बर्ट। अंग्रेज बहुत महजब होता है। वो इस गैर मुतवक्के मुचैटे से खासा नादिम नजर आया। मैं लाल पीली होकर वहां से हट गई। इसी रोज शाम उमा राय मित्र बाबू के यहाँ पहुंची। मैं बाहर चबूतरे पर खड़ी थी। उन्होंने मोटर से उतरते ही मुझे फटकारना शुरू किया। तुमको मेरे अंग्रेज दोस्त के सामने मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? आप हद से आगे बढ़ रही हो उमा देवी, मैंने कहा। हद से तुम आगे बढ़ चुकी हो। एहसान फरामोश, तुम पहली तारीख से निर्मलेंदु के ऑफिस में काम करोगी। तुम्हारी जैसी रेफ्यूजी लड़कियों से कलकत्ता पटा पड़ा है। हर चौथी बंगाली लड़की तुम्हारी तरह गाती है। तुम अजूबे रोजगार नहीं हो तो यहाँ तुम वेस्ट बंगाल का गवर्नर कोई नहीं बना देगा। शुक्र करो कि मैंने नर्मलेंदु के दफ्तर में तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त कर दिया है। अगर आप समझती हैं कि मैं आपके शराबी बदमाश बददिमाग भाई की सेक्रेटरी बनना कबूल करूंगी तो आप बहुत सख्त गलती पर हैं उमा देवी, मैंने अब जरा सुकून से जवाब दिया। मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। उन्होंने पैर पटक कर लीजिए, मैंने जवाब दिया। बाबा और मिस्टर मित्रा घर पर मौजूद न थे। पिशीमा कालीघाट गई हुई थी। मिसेस मित्रा कान लगाए अंदर ये सारा मुकालमा सुन रही थी। उमा देवी उल्टे पांव वापस गई। जब बाबा घर आए, मिसेस मित्रा ने ये सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर उनको सुनाया। बाबा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। रात के खाने के बाद वो नजदीक मैदान में टहलने जाते थे। खाने के बाद मुझे आवाज दी। मैं बाहर चबूतरे पर आई। इस रात मैं उमा के जाने के बाद कमरा बंद करके बहुत रोई थी। बाबा ने कहा, दीपाली, हिम्मत से काम लो। मैंने कहा, बाबा, क्या आप वाकई इस खौफनाक औरत से शादी करना चाहते हैं? वो चुप रहे। मैंने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं नर्मलेंदु की पर्सनल सेक्रेटरी बनूं? अलावा अजीज सरपरितोष उमा देवी के लिए अलहदा कोठी बनवा रहे हैं। आप वहां रहेंगे, रेहान भी वहां आया करेंगे। मैं रेहान की सारी उम्र शक्ल नहीं देखना चाहती। ये कैसी हौलनाक सूरत हाल है। फिर मैं फुट फुट कर रोने लगी। इस रोज मैंने पहली बार बाबा के सामने रेहान का नाम लिया था। बाबा चंद मिनट खामोश रहे, फिर बोले, चलो हम इस मुल्क को ही खैरबाद कहते हैं। वापस ढाका? मैंने पूछा। नहीं, ट्रिनिडैड। मुकुल का खत आया था। अगर मैं वहां आना चाहूँ तो वो मेरे लिए वहां इंतजाम कर सकता है। किसी भी प्लांटेशन पर मेडिकल ऑफिसर की जगह मिल सकती है। बाबा के एक चचाजाद भाई मुद्दतें गुजरी ढाका से पोर्ट ऑफ स्पेन चले गए थे। डॉक्टर थे, वहां बहुत पैसा कमाया। एक मर्तबा वतन आए तो चंद्रकुंज आए थे। बढ़िया सूट, हवाना सिगार। मेरी माँ जिंदा थी। इन्होंने झेप झेप कर घर का इफ्लास छुपाते हुए इनकी मेजबानी की थी। अब मैंने बाबा से कहा, मगर आप अब उमा देवी को किस तरह शेक ऑफ करेंगे? बाबा हंस पड़े, कहने लगे, मैं इनसे कहूंगा शादी के बाद वो मेरे साथ ट्रिनिडाड चलें। वो इनकार करेंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। चंद्रकुंज की कीमत का जो रुपया बाकी बचा था, इससे जहाज के 5 टिकट खरीदे गए। बाबा, पिशीमा, मैं, शोनू, टोनू। बहुत लंबा बहरी सफर करके हम लोग यहाँ पहुंचे। खूको आने पर राजी ना हुआ। वो महासभाई लीडर बनता जा रहा था और आरएसएस में शामिल हो चुका था। अज़वाजी जिंदगी का आराम जो 15 बरस बाद इनको दोबारा हासिल हो सकता था, शायद बाबा ने मेरी वजह से इसकी कुर्बानी दी, पता नहीं। पिशीमा मुझसे बहुत खफा थी कि घर आई लक्ष्मी को वापस कर दिया। अरे वो लक्ष्मी थी कि वबाले जान, यास्मीन बोली। आप सबकी जिंदगी अजीरन कर देती। यहाँ पहुंचकर मैंने पिशीमा को समझाया कि स्नान कैरेबियन में भी हो सकता है। महाकाली हर जगह है। मंदिरों की यहाँ कमी नहीं। यहाँ सोशल रसूम 19वीं सदी के हिंदुस्तान की राइज है। हनुमान जी के मंदिरों में पूजा के बाद लोग बाग चौराहों पर आकर फिएस्टा करते हैं और कैलिप्सो डांस। शोनू को सान फर्नांडो में नौकरी मिल गई थी। टोनू वेनिस विला चला गया। ललित सेन से मेरी शादी यहाँ पहुंचने के दूसरे बरस मुकुल चाचा ने तय करवा दी और मैं बड़े इत्मीनान से मिसेस सेन बन गई। ललित यहाँ के कामयाब तरीन बैरिस्टर हैं। पहली बीवी स्पेनिश नजाद और लावलत थी। इसे अरसा हुआ तलाक दे दी। शरीफ आदमी है, मैं काफी खुश हूँ। बाबा और पिशीमा हमारे साथ बतौर पीजी रहते हैं। बाबा के मतलब के लिए देखो, ललित ने कैसा खूबसूरत ट्री टॉप हाउस बनवा दिया। यास्मीन ने जरा ताज्जुब से दीपाली को देखा। कुछ लम्हे खामोश रही, बोली, इसका मतलब है जहां आरा आपा भी अपने दिनाजपुर के रईस के साथ खुश होंगी। शायद ये मजबूरियों से समझौता है या सच्ची खुशी, मालूम नहीं। एक तवील अमेरिकन कार फाटक में दाखिल हुई।
इसे वर्दीपोश नीग्रो शोफर ड्राइव कर रहा था। भारी भरकम और कमरू ललित सेन ब्रेफ केस संभाले कार से बरामद हुए। रेंट्री की सिमटाए डॉक्टर बिनोय सरकार ट्री टॉप हाउस की सीढ़ियां उतरे। वो चारों बातें करते स्पेनिश कॉलोनियल बंगले की तरफ चले गए। अंदर ड्राइंग रूम में नीग्रो बटलर लंच के इंतजाम में मसरूफ था। यास्मीन तवील बरामदे में से गुजरती ड्राइंग रूम में चली गई। इसने दरीचे से बाहर झांका। भुरतारनी देवी एक दरख्त के नीचे आंखें बंद किए बैठी हिल कर माला जप रही थी। सामने पालतू खरगोश और आला नस्ल कुत्ते दौड़ते फिर रहे थे। निहायत पुरसुकून मंजर था। यास्मीन दरीचे में से हटकर वसी ड्राइंग रूम में इधर से उधर बेशकीमत सामान आराइश देखती फिरी। एक बड़े ऊंचे ग्रामोफोन के नजदीक दीपाली सरकार के पुराने रिकॉर्ड रखे थे। यास्मीन ने कोक भर के सफेद कुत्ते और भोंपू वाला एक रिकॉर्ड ग्रामोफोन पर लगाया। सुई कहीं बीच में पड़ गई। अचानक दीपाली की आवाज बुलंद हुई, कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो, लेवहे बजंता ढोल। यास्मीन पर फिर बेजारी का दौरा पड़ा। इसने सुई उठाई, रिकॉर्ड पलटा। कुमारी दीपाली सरकार का दूसरा भजन। सुई फिर वस पर पड़ी, जो पहरावे सो ही पहनूं, जो खिलावे सो ही खाऊं, जहां बिठावे ताहीं बैठूं, मीरा के प्रभु। बहारी औरत की औकात, यास्मीन ने दिल में कहा। नीग्रो बटलर कमरे में आकर बोला, मिस लंच इज सर्व। ग्रामोफोन बंद करके वो ईवान तवाम की तरफ बढ़ी। सामने आतिशदान पर रोजी की दस्तखत शुदा तस्वीर पर नजर पड़ी। राधिका सान्याल, नई दिल्ली, 16 मार्च 1949। एस्तर गिरिबाला बैनर्जी, ढाका, मशरकी पाकिस्तान, दिसंबर 1949। मिशन कंपाउंड के एक क्वार्टर के सिटिंग रूम में क्रोशिया के मेजपोश से ढकी बड़ी मेज पर 3 तस्वीरें रखी थी। कमल, नेरा, एला, नई दिल्ली, रोजी के बच्चे। पादरी बनर्जी आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए लेटे हैं। ढाकिया सामने से गुजर जाता है। वो इसके कदमों की आहट पहचानते हैं। रोजी का खत आया? नहीं। एस्तर गिरिबाला स्टोव पर भात उबालते हुए जवाब देती हैं। इतने बरसों से वो आई भी नहीं, कब आएगी? हर साल इंतजार करता हूँ कि शायद इस क्रिसमस पर आ जाए। पाल, इसके लिए यहाँ आना इतना आसान नहीं है। वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब कौन सी आ जाती थी। इसे अब भी हमसे शर्म आती है। वो हमसे हमेशा चिढ़ती थी। वो बड़े आदमी की बीवी है, हम देसी क्रिश्चियन गरीब लोग हैं, मगर हमारे बाद इसे शायद हमारी कदर आए। हम इसके माँ बाप थे। चर्च से रिटायर होने के बाद इनको 2 कमरों का क्वार्टर मिल गया था। उसरत से गुजर होती थी। गिरीबाला अचार चटनी बनाकर बेचती। दोनों का बारी बारी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। पादरी साहब का ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। इनकी बसारत जायल हो चुकी। यसू यसू, वो जो आसमानों से गुजर गया यसू। शाम को गिरीबाला पादरी साहब का हाथ थामकर इनको टहलाने ले जाती। सफेद दाढ़ी, नाबीना, पुरनूर चेहरे वाले पादरी बनर्जी सुनसान सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चलते यसू का एक हवारी मालूम होते थे। आलेलुया आलेलुया। कल रात पादरी बनर्जी अपने मुनज्जी से जा मिले। आखिरी वक्त में वो अपनी इकलौती बेटी को न देख सके। गिरीबाला ने रोजी को मौत की इत्तला का तार भेजा। इसका खत आया मामा को, मामा तुम फौरन मेरे पास चली आओ। लेकिन ब्राह्मण नजात गिरीबाला बनर्जी अपने दामाद के टुकड़ों पर पलने के लिए नहीं जाएंगी और ना अपने अमीरजादे नवासों की आयागिरी करेंगी। मिशन वाले इनकी मदद कर रहे हैं। मिशन स्कूल में हॉस्टल वार्डन का काम दिलवा दिया गया, मगर प्रिंसिपल से उनकी नहीं बनती। एक रोज वो रिक्शे पर बैठकर अर्जुमन मंजिल पहुंचती हैं। 1905 में एक बाल विधवा ब्राह्मण हिंदू 15 साल बच्ची ससुराल वालों के मजालिम से बचने के लिए किश्ती पर बैठकर फरीदपुर के गांव से भागकर अपने जमींदार आका के यहाँ पनाह लेने अर्जुमन मंजिल ढाका आई थी। एक बूढ़ी ईसाई गरीब बेवा ने अर्जुमन मंजिल पहुंचकर नवाब कमरुज्जमा के दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी। 45 साल कबल नौउम्र नवाब कमरुज्जमा अपनी बिन्ते आम मलिहा बीबी पर दम दे रहे थे, मगर अपनी रैयत की इस दिलकश हिंदू बाल विधवा के तीरे नजर के भी घायल हो गए थे। बूढ़े नवाब कमरुज्जमा ने खुद उठकर दरवाजा खोला। एक पोपले मुंह वाली परेशान हाल ज़ईफा इनके सामने खड़ी थी। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ इसकी शिकायत सुनकर नवाब ने कहा, एस्थर, अर्जुमन मंजिल तुम्हारा घर है, यहीं रहो। तुमको इस उम्र में हम मेहनत मजदूरी नहीं करने देंगे। नवाब साहब पाल बड़े खुददार आदमी थे। मैं किसी भी जगह मुफ्त खोरी के करके इनकी रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए। गिरीबाला के इसरार पर नवाब साहब इनको यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में किचन सुपरवाइजर की मुलाजमत दिलवा देते हैं। 2 साल बाद वो बाआर्ज़ाए नमूनिया मर जाती हैं। चर्च यार्ड में पॉल के पहलू में दफन की गई। किसी को इल्म नहीं
कि नई दिल्ली की मशहूर दौलतमंद सोशल वर्कर राधिका सान्याल इनकी बेटी है। नई दिल्ली में जिस वक्त रोजी को मिसेस बनर्जी की वफात का तार मिला जो नवाब कमरुज्जमान ने भिजवाया था, वो अपनी आलीशान नई कोठी में डिनर के इंतजाम में मसरूफ थी। मेहमान आ चुके थे। तार बसंत कुमार सान्याल ने दिया। वो रोजी के पास गया जो चंद गैर मुल्की मेहमानों के स्वागत कर रही थी। एक अमेरिकन स्कॉलर 1942 की तहरीक के बारे में एक अमेरिकन फाउंडेशन की तरफ से किताब लिख रहा था। इस सिलसिले में रोजी से मिलने आया था। इसने बसंत से कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आपकी बीवी 1942 के मूवमेंट की एक हीरोइन थी। बसंत कुमार सान्याल धीरे से मुस्कुराया। फिर इसने रोजी के हाथ में वो तार दिया जो ढाके से आया था और आहिस्ता से कहा, रोजी, तुम हीरोइन नहीं, तुम्हारी माँ हीरोइन थी। जहारा दिनाजपुर से मैके आई हुई थी। इस वक्त वो सब अर्जुमंद मंजिल के पिछले दानान में जमा थे। इसका बच्चा अकमल, वालदा, भावज, दोनों छोटी बहनें नैयरुज़्ज़मा ने अंदर आकर कहा, जरा अपनी चहीती यास्मीन मजीद की हरकतें देखो, ये देखो, लंदन के अखबार में इसकी तस्वीर किसी अंग्रेज से शादी कर ली। जहां आरा ने ऐनक लगाकर अखबार देखा। ब्लैक ब्यूटी वेड्स डार्क डांसर यास्मीन मजीद विद हर वाइट प्रिंस चार्मिंग। नंगे पांव वाली काली रक्कासा की शादी, माकूल। और यास्मीन क्या रेस का घोड़ा है? ब्लैक ब्यूटी, डार्क डांसर, हद हो गई। नैयरुज़्ज़मा ने सर हिलाकर कहा, जलपाईगुड़ी के मौलवियों का खानदान और ये अंजाम, नंगे पांव वाली रक्कासा। ओहो, निगोड़ा अंग्रेज क्या करता है? बेगम कमरुज़्ज़मा ने पूछा। होगा कोई भड़बूजा, नैयरुज़्ज़मा ने कहा। फैशन डिजाइनर है, जहारा ने अखबार पढ़कर कहा। मगर जब दीपाली का ट्रिनिडाड से खत आया था, इसने लिखा था कि यास्मीन डांस करने पोर्ट ऑफ स्पेन गई थी। इस खत में तो किसी अंग्रेज का जिक्र नहीं था। जेरल्ड एड्रियन बेलमोंट, बहुत खूब, यास्मीन बेलमोंट, डार्क डांसर। दीपाली दीदी, आपका खत मिला, अब आपको सारी बात बताती हूँ। बहुत अरसे बाद आपको खत लिख रही हूँ। जेरल्ड से मैंने कहा था कि शादी इस्लामी तरीके से हो, वो मान गया। निकाह के लिए हमने एक दोस्त को बुलाया जो पहले बाकायदा मौलवी रह चुके थे, अब बेदीन थे। हम सब पब से निकलकर रात के 12 बजे इनके घर पहुंचे। वहां मजीद मैनोशी हुई। फिर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा। दूल्हा दुल्हन, मौलवी, गवाह सब नशे में आउट थे। शादी के बाद हम दोनों ने चेल्सी में एक न्यूज किराए पर ली। जेरल्ड की आमदनी बहुत अच्छी थी। मैंने रक्स तर्क कर दिया। सुगढ़ हाउसवाइफ बनी, बच्ची पैदा हुई, इसका नाम शहजाद रखा। जब वो जरा बड़ी हुई, मैंने फिर अपना डांस ट्रूप तैयार किया। एक रोज अचानक और बिल्कुल गैर मुतवक्के जेरल्ड मेरे ट्रूप के एक बंगाली रक्कास के साथ भाग गया। मालूम हुआ दोनों पेरिस में है। मैं पता चला कर पेरिस पहुंची, इनको ढूंढ निकाला। सुबह को मैं इनके फ्लैट पर पहुंची। बंगाली छोकरा एप्रन बांधे घरेलू औरतों के से अंदाज में स्टोव के सामने खड़ा नाश्ता तैयार कर रहा था। जेरल्ड ड्रेसिंग गाउन पहने बैठा अखबार पढ़ने में मसरूफ था। गृहस्थी का ये नजारा देखकर मुझे उक्काई सी आई और मैं बगैर कुछ कहे सुने उल्टे पांव लंदन वापस आ गई। फिर मैंने जेरल्ड को लिखा कि तलाक दे दे और मेहर अदा करे। इसका जवाब आया कि शादी ही कब हुई थी, मौलवी और गवाह सब नशे में धुत थे, वो निकाह नहीं था, मजाक था। अलावा अजी हमने बलिहाज बरतानवी कानून सिविल मैरिज नहीं की, लिहाजा बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी भी मुझ पर आयद नहीं होती। मुझे सिंफ नाजुक में कभी दिलचस्पी नहीं थी। तुम लंदन में अपना डांस स्कूल और योगा क्लासेस चलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और डाउन एंड आउट थी और वतन वापस जाने के लिए किराया तक पास न था। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी किफालत करने लगा, महज अजराए हमदर्दी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हम अच्छे दोस्त रहेंगे। जेरल्ड की वालदा जो एक मुतमव्वल और निहायत कंजूस रिटायर्ड स्टेज एक्ट्रेस हैं, वो शहरजाद को अपने साथ अपने गांव ले गई और इस शर्त पर इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गई कि इसे रोमन कैथोलिक उठाएंगे। मैंने कहा, रोमन कैथोलिक क्या हो, होटनटोट, शंटू, बुद्धिस्ट, कुछ भी बना दीजिए, इसे मेरी तरह धक्के तो न खाने पड़े। मैं अब एक दफ्तर में क्लर्की कर रही हूँ। डांस ट्रूप चलाना बहुत मुश्किल था। इंडिया से आने वाले नामवर डांसर्स कंपटीशन बहुत सख्त। पिछले महीने उम्मीद की किरण आए, मालूम हुआ रेहान उद्दीन अहमद आए हैं। पिछली मर्तबा पोर्ट ऑफ स्पेन में आपको मैंने बताया कि किस तरह ये हजरत एक जमाने में मेरा ताकुब कर रहे थे। अब वो मिनिस्टर थे और यहाँ एक वफद के साथ आए थे और डोचेस्टर में ठहरे थे। मैंने फोन किया, मिलने की कोशिश की, इन्होंने साफ टाल दिया कि बहुत मसरूफ है। फिर मैंने सुना, इन्होंने कहा, पुराने शनासा अब सब करीबी दोस्त होने का दावा करते हैं, मुझे तंग करते रहते हैं, ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। मैं किस किस से मिलता फिरूं? जिस
हम वतन से इन्होंने ये कहा, इत्तफाक से वो मुझे भी जानता था, इसने आकर मुझे बताया। जहां आपा से आपकी खतो किताबत है, मैंने इनको कई खत लिखे जो जवाब नहीं आया। गालिबन अर्जुमन मंजिल वाले भी मेरे तर्ज जिंदगी से सख्त मुतनफिर और बेजार है, मगर मैं क्या कर सकती हूँ। जमीन और आसमान मेरे सामने से भाग गए, मुझे कहीं पनाह न मिली। आपकी यास्मीन बेलमोन, पायलट ऑफिसर। 4:30 हो गए इधर साहब, 4:30 हो गए, पढ़े मुश्ताक, यस सर। पढ़ दे। और सर बताएंगे डायरेक्टर साहब क्या कहते हैं? जी मेरे ख्याल से आज के लिए तो काफी है। जी 4:30 बज चुके हैं, तो जी। मेरे ख्याल से आखिरी जो किस्त होगी उसके अंदर शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा, हाँ, हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, जी थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा। जी जी बेहतर है। नाजरीन, हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से महफिल किस्सा खानी के तहत क़ुर्रतुल हैदर के नावल आखिरी शब के हम सफ़र की 7वीं किस्त आज पेश की गई, जिसको पेश कर रहे थे प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब, नाहिद साहिबा और अजनर नकवी साहिबा। अब इसकी आखिरी किस्त जो है 15 मई 2023 को शाम 2:30 बजे पेश की जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से तमाम किस्तों के अंदर आप लोगों ने की शिरकत रही है और आप लोगों ने पसंद किया है, दूसरी आखिरी किस्त में भी सभी लोगों की शमूलियत रहेगी, जिसके लिए मैं तमाम नाजरीन का बेहद मशकूर और ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त दिया और इसको कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आदाब। हसीब भाई नजर आ रहे थे, हसीब भाई का